बाजार में है जबरदस्त एक्शन, मजबूत शुरुआत, उसके बाद कमजोरी और कमजोरी के बाद उतनी ही दमदार और शानदार रिकवरी। ये रिकवरी आखिरी 1.5 घंटे में रहेगी बरकरार। दिन की ऊंचाइयों पर नए रिकॉर्ड के साथ होंगे बाजार बंद, या फिर सुबह की तरह आएगी फिर से मुनाफा वसूली। कैसी रहेगी आज की क्लोजिंग, क्या करें कल की तैयारी, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, आपने तो सुबह ही कह दिया था कि बाजार लेवल्स से ट्रेड करें, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली तो निचले स्तरों से खरीदारी भी। बिल्कुल वैसे ही होते हुए दिखा है सर। बताएं, आने वाले 1.5 घंटे के लिए अब इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? बड़ी बातें दीप बिल्कुल इसी बात की है। आज की सबसे बड़ी बात है निचले स्तरों से आने वाली रिकवरी। सुबह शुरुआत अच्छी, शांत, मजबूत और लेकिन उसके बाद तेज मुनाफा वसूली। पहले 1.5-2 घंटे में जिस तरह की प्रॉफिट बुकिंग आई, काफी लोग हिले होंगे। आमतौर पर ऐसी आदत नहीं है कि बिना किसी वजह के, और स्पेशली जब डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में दिखे तो आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखे, लेकिन आई प्रॉफिट बुकिंग आई। अहम लेवल के आसपास पहुंचे भी बाजार, कहीं थोड़ा सा तोड़ा भी, जैसे कि 17,300 के थोड़ा सा नीचे गए निफ्टी पर एक कुछ मिनटों के लिए। 36,200 के नीचे गए बैंक निफ्टी पर कुछ मिनटों के लिए, लेकिन अहम लेवल से सपोर्ट लेने के बाद जो रिकवरी आई वो काबिले तारीफ है। कमजोरी नहीं, रिकवरी, यह है आज की हाईलाइट। और रिकवरी ऐसी आई कि फिर से बाजार नए हाईस की तरफ पहुंचते हुए दिखे, तो वो है बाजार का बड़ा एक्शन। निचले स्तरों से सुधरा है बैंक निफ्टी 500 और निफ्टी में भी इसी तरह का दमदार उछाल आपको देखने को मिला है। बेहतरीन रिकवरी आई है। मिड कैप 100 ने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि मिड कैप शेयरों में कहीं कोई दूर दूर तक कमजोरी और थकावट के संकेत है नहीं। एफएमसीजी शेयर जिसका जिक्र हम सुबह कर रहे थे, वहां से खरीदारी आती दिख रही है। एनबीएफसी शेयर मजबूत है। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में भी थोड़ी सी तेजी आज के सेशन में होती हुई दिख रही है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। डीएलएफ वगैरह में आज थोड़ा सा नीचे कमजोरी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। सरकारी बैंक, आईटी और फार्मा, ये सारे वो स्पेस हैं जहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। डाउ फ्यूचर्स सपाट है, हल्के हरे निशान में। यूरोप सधा हुआ कारोबार करता हुआ 1/4% नीचे। यह है अब तक का पूरा एक्शन भारतीय बाजारों का, सुबह से लेकर अब तक का। दीप बिल्कुल, तो बढ़िया एक्शन रहा है सर। और जो डिप आया हमने देखा कि उस पर अच्छी खरीदारी भी हुई। जो मिड मॉर्निंग डिप था वहां से हमने देखा बाजार में अच्छी रिकवरी भी रही। अब वही सवाल बनता है जो आप ओपनिंग कमेंट्री में कह रहे थे सर, कि इस डिप को और सस्टेन करते हुए आप देख सकते हैं, स्पेशली जिस अच्छी तरह से बैंक निफ्टी में रिकवरी आई थी, या फिर वापस ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली, थोड़ी रेजिस्टेंस दिख रही है सर? दीप देखिए, थोड़ा सा इन लेवल्स के आसपास रुकेंगे उस वजह से कि आपने जो एक्सपीरियंस किया है थोड़ा आज के सेशन में अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट बुकिंग। अनएक्सपेक्टेड में क्यों कह रहा हूं? देखिए, प्रॉफिट बुकिंग आना कहीं कोई गलत नहीं है, लेकिन आज सुबह से पूरे एशियाई बाजार देखिए आप, हांगकांग, निक्केई, चाइना, सब के सब बड़े मजबूत थे। सुबह डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर चल रहे थे। हम शुरुआत अच्छी कर चुके थे। उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आई, थोड़ी सी लोगों को लगा कि अरे ये कैसे आ गई, क्यों आ गई। हालांकि कोई बहुत ज्यादा गिरे नहीं। आप 17,400 के आसपास से आकर 17,300 तक आते हैं। 125-150 पॉइंट की कमजोरी निफ्टी में कोई कमजोरी नहीं है। आधा % गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी में जरूर कमजोरी थोड़ी सी ज्यादा हुई। ऐसा लग रहा था कि 17,200, 17,350 की जो सपोर्ट रेंज है, माफ कीजिएगा, 36,200, 36,350 की जो सपोर्ट रेंज है, उसे आसानी से तोड़ेगा नहीं। एक कुछ सेकंड्स के लिए उसके नीचे गया, 17,150 का लो बनाया। सिमिलरली निफ्टी में भी कुछ सेकंड्स के लिए 17,300 के नीचे गया। बैंक निफ्टी 36,200 के नीचे थोड़ी देर के लिए गया और वापस रिकवर हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मिड सेशन से जो रिकवरी आई है वो काबिले तारीफ है। और वो रिकवरी तब आ रही है जबकि डाउ फ्यूचर्स और मजबूती नहीं बनाते दिख रहे। डाउ फ्यूचर्स सुस्त है, उल्टा थोड़ा सा नीचे ही आया है 30-40 पॉइंट, लेकिन उसके बावजूद हमारे बाजारों में जो रिकवरी आई वो साफ दिखा रही कि बाजारों की ताकत क्या है। एक, मिड कैप इंडेक्स अभी भी रिकॉर्ड हाइस पर है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी है। दूसरा, स्क्रीन पर बढ़ना हमेशा कॉन्फिडेंस देने वाला होता है। तीसरा, गिरावट के बाद सेम डे बढ़कर स्क्रीन पर दिन के हाई पर बंद होना और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला होता है। तो ये जो गिरावट है, उस गिरावट में हल्के फुल्के करेक्शन में लोग खरीदारी का मौका देख रहे हैं, ये एकदम साफ है। और इसीलिए आप बाजार को फिर से हाईस की तरफ आते हुए देख रहे हैं। अब रहा सवाल और कितना ऊपर जा सकते हैं, यही 17,425 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है। एक बार इसे पार करके टिके तो फिर 17,500 का रास्ता ऊपर की तरफ खुलता हुआ दिखेगा आज या कल तक के लिए, ये पॉसिबिलिटी है। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा उछल कूद करने के मूड में नहीं है। जैसे नीचे सपोर्ट जोन के आसपास पहुंचा था 36,200 पर, वैसा ही दीप
36,800 36,900 की रेंज में बैंक निफ्टी में सप्लाई भी आएगी। तो ऊपर के लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है, तैयार रहना है नीचे फिर से खरीदारी करने के। बाजार मौके देगा दोनों तरफ और उसका फायदा उठाए। और अगर वो नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप निचले स्तरों पर अहम सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करें, ये रणनीति रखें। अगर दोनों तरफ ट्रेड कर पाएं तो बहुत बढ़िया, दोनों तरफ ट्रेड ना कर पाएं तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर खरीदारी करें। इस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे तो पैसा बन जाएगा। जी दी क्लियर है सर। तो ऊपरी स्तरों पर करें मुनाफा वसूली पर, निचले स्तरों पर खरीदारी भी करें। बाजार की रेंज समझना जरूरी है और उसमें ट्रेडिंग के मौके ढूंढना भी। आइए फिर आपको बता दें कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आज एक्शन बनते हुए दिख रहा है खबरों के दम पर, साथ ही आने वाले दिनों के लिए कुछ अहम इवेंट्स। मानसी और कुशल हैं हमारे साथ तैयार। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर रखनी है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज तो जैन इरिगेशन फंड रेजिंग को लेकर जो बोर्ड बैठक कर रहा है उस पर फोकस है। इसके अलावा कल विंडलेस बायोटेक पहली तिमाही के नतीजे कंपनी जारी करने जा रही है। महिंद्रा हॉलीडेज 1:2 के बोनस के एक्स डेट होगी कल। रेप्रो इंडिया पर नजर रखिए, फंड रेजिंग को लेकर एक बोर्ड बैठक करेंगे। वहीं एचडीआईएल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के साथ बैठक करेंगे। प्रैक्सिस होम रिटेल 11:8 के राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट होगी कल। वहीं विनती ऑर्गेनिक्स बोर्ड बैठक में विरल एडिटिव्स के विलय पर सोच विचार किया जाएगा। विमानन मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल करीब 4:30 बजे शाम को होने वाली है, इस पर भी नजर रहेगी। एक्स डिविडेंड वेदांता, ग्लेनमार्क फार्मा, गुजरात गैस, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड जैसे शेयर्स कल होते हुए दिखेंगे। तो गुरुवार के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी तो होगी ही, साथ ही वेदांता के 18.5 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होगी। ठीक इसी तरह महिंद्रा हॉलीडेज 1:2 के बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट होगी गुरुवार का दिन। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहे हैं 9 सितंबर यानी गुरुवार के दिन। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी भी 9 सितंबर को आती हुई दिखेगी। बिल्कुल, तो ढेरों स्टॉक्स हैं एक्शन में, नजर रखिए यहां पर। और स्पेशली एविएशन काउंटर्स पर रखिए नजर, जैसा मानसी बता रही हैं। कल एविएशन मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आपको याद होगा जी बिजनेस ने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी है कि सोच विचार चल रहा है, डिस्कशंस चल रहे हैं कैपेसिटी बढ़ाने की और साथ ही थोड़ी प्राइसिंग पर फ्रीडम देने के लिए। तो नजर रखिए एविएशन काउंटर्स पर आइए कुछ अहम खबरों वाले शेयर्स जहां पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है, कुशल के साथ जानते हैं। कुशल, बताएं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले एल&टी यहाँ पर कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। 1,000 से 2,500 करोड़ के बीच की रेंज का ये ऑर्डर है और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑपरेशन के लिए ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। साथ ही बिरला सॉफ्टवेयर यहाँ पर भी फोकस रखिए क्योंकि यहाँ पर फ्रेश वर्क्स के कंपनी के साथ इन्होंने स्ट्रेटेजिक करार कर लिया है और ये कंपनी उनकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करने वाली है। साथ ही टाटा कम्युनिकेशन यहाँ पर एशियन क्षेत्र में आईपी ट्रांजिट सर्विसेज के लिए मलेशिया की कंपनी है टीएम, उसके साथ इन्होंने करार किया है। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी फोकस में रहेगा क्योंकि होम लोन के लिए यहां पर इन्होंने इंडिया पोस्ट के साथ एक काफी स्ट्रेटेजिक करार किया है। तो काफी सारे जो अग्रीमेंट्स हैं वो होते हुए नजर आए हैं अभी मार्केट आज के दौरान। साथ ही डॉक्टर रेड्डीज यहां पर मिनॉक्सिडिल नामक एक दवा है उसको इन्होंने लॉन्च कर दिया है, तो इस वजह से ये फोकस में है। साथ ही इप्का लैब्स केयर रेटिंग्स ने आउटलुक स्टेबल से बदलकर अब पॉजिटिव कर दिया है। वोडाफोन आइडिया पर भी नजर रखिए क्योंकि यहां पर इन्होंने डिक्लेयर किया है कि 29 सितंबर को कंपनी की एजीएम होने वाली है। तो ऑल इंपॉर्टेंट ये काउंटर यहां पर लगातार हमारा फोकस बना हुआ है। ब्लॉक डील्स भी हैं जहां पर आईटीसी करीब 17 लाख शेयरों के कई सौदे हुए हैं 210 रुपए 55 पैसे से लेकर 212 रुपए 35 पैसे के बीच। और अंत में जैन इरिगेशन जहां पर 62 लाख शेयरों के काफी सारे सौदे होते हुए दिखे। ओके, तो ये है वो तमाम शेयर जहां पर आज खबरों के दम पर कहीं न कहीं एक्शन जरूर दिख रहा है आपको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते आगे। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल वागले साहब के लिए और उसके बाद कुणाल जी राकेश जी भी तैयार रहे, उनकी तरफ भी मैं तेजी से बढ़ रहा हूं। तो पहले वागले का वंडर। बताएं वागले साहब क्या खरीदना है। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी मुझे खरीदना है जिंदाल स्टील। मेटल्स में मुझे स्ट्रेंथ दिखाई देती है। जिंदाल स्टील 400 के लेवल के पार निकला है और जो वॉल्यूम से ये ब्रेकआउट आया है मुझे लगता है कम से कम 15 रुपए की मूव यहाँ से आनी चाहिए। अभी 404 404.5 का भाव है। यहाँ से लेकर 403 तक बाय करें। 397 का स्टॉप लॉस होगा। 418 से 420 तक के लेवल्स आज और कल में आने चाहिए।
418 420 तक के टारगेट के लिए 420 की जगह 421 कर दें क्या वागले साहब? 1 रुपया बढ़ा दें, या 419 करेंगे तो 418 19 एक ही हो जाएगा। 1 रुपया ऊपर कर दें, 420। अनिल जी 421 कर दीजिए। तो वागले साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार करते, चलिए वागले साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए 420 के नंबर को सही नहीं समझा है और 421 का कर दिया है टारगेट खरीदारी करने के राय जेएसपीएल में। आइए कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का बिगुल। बताएं सर। अरे जी देखिए, दो चार्ट्स बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। सारा बाजार एक तरफ, ये दो शेयर एक तरफ, और वो है एचडीएफसी और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। हमारी खरीदारी की राय है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में, जिसमें एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। नीचे कंसोलिडेशन पूरा हुआ है, पैटर्न बना है और अब ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में काफी बड़ा हेडरूम है, ये स्टॉक चला नहीं है तो इसमें काफी बड़ी जोरदार तेजी देखने को मिल सकती है। ओवर टू राकेश। अनिल जी बेहतरीन ब्रेकआउट है, मिस नहीं करना चाहिए। 402 का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 430, दूसरा टारगेट 440। ओके, 430 440 के टारगेट के लिए करें खरीदारी एलआईसी हाउसिंग में। कल का कैनफिन होम फाइनेंस आज का ये भी बड़ा जबरदस्त एक्शन में रहा है। कुणाल जी राकेश जी की पसंद का लगभग हमारे सारे एक्सपर्ट्स को आया पसंद। आइए दो बिगुल और हैं आपके लिए। पहले नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। नितिन जी आपका भी स्वागत है, बताएं सर क्या खरीदेंगे? अनिल जी हम एचडीएफसी लिमिटेड की 2900 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, जिसका प्राइस अभी 54 रुपए के आसपास है। 54 रुपीज का प्राइस है। इसका स्टॉप लॉस होगा 30 रुपए और टारगेट होंगे 85 रुपीज। एचडीएफसी आज के दिन में जो निफ्टी की मूव है उसकी लीडरशिप एचडीएफसी लिमिटेड से आ रही है, और निफ्टी में मेनली दो स्टॉक्स हैं जो लीड कर रहे हैं, एचडीएफसी लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्री, और उसके बाद आईटी आ रहा है। तो एचडीएफसी लिमिटेड में आज 5% का ओआई एडिशन है। एक रीजन ये हुआ जिसके कारण मैं ये कॉल ऑप्शन दे रहा हूँ। दूसरा रीजन मुझे ये दिख रहा है कि 2800 की कॉल ऑप्शन, जिसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एचडीएफसी लिमिटेड पे है, वो आज ब्रेकआउट हुआ है। वहां से 40-50 पॉइंट ऑलरेडी एचडीएफसी लिमिटेड मूव कर चुकी है। तो ये शॉर्ट कवरिंग आने के भी चांसेस हैं, जो निफ्टी को और ऊपर लेकर के जाएगी। तो एचडीएफसी लिमिटेड ऐसा लगता है कि 2900 के टारगेट आपको मिल सकते हैं, इसलिए 2900 की कॉल ऑप्शन 54-55 में लेंगे। 85 का टारगेट होगा, 30 के स्टॉप लॉस होंगे। ओके, तो एचडीएफसी लिमिटेड को कॉल ऑप्शन के जरिए करें खरीदारी। ये राय नितिन जी की तरफ से आती हुई तैयार है सुमित जी सुपरहिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, जिस स्टॉक में अभी बाय मैं देने जा रहा हूं उसका अभी भाव चल रहा है 289, और जिसमें बाय का जिसमें ऊपर का रैली देखने को मिल सकता है, उस स्टॉक का नाम है रैलीज। जी हाँ, बिल्कुल, रैलीज के अंदर ऊपर का रैली देखने को मिल सकता है। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 289 के भाव में। स्टॉक 200 डीएमए लेवल्स टेस्ट कर रहा है। आज पिछले कुछ हफ्तों में एक अच्छी खासी करेक्शन दिखाया। करेक्शन दिखाने के बाद स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज चला पिछले 7 दिनों में, और आज पिछले 7 दिनों के हायर लेवल्स पे आ चुका है, जिसके अंदर ये 200 डीएमए लेवल ब्रेक कर रहा है। 280 या 279 का स्टॉप लॉस लगा के रैलीज के अंदर खरीदारी करें। ऊपर के अंदर 300 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 315 का दूसरा टारगेट बनेगा। मेरे को लगता है 3 से 4 दिन का व्यू लेके काम करें। 300 से 315 तक का रैलीज के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 280 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 300 से 315 के टारगेट। तो जितनी मेहनत सुमित जी स्टॉक ढूंढने में करते हैं, जितनी मेहनत चार्ट्स को पढ़ने में करते हैं, जितनी मेहनत पूरे लेवल्स निकालने में करते हैं, उससे कहीं ज्यादा मेहनत इस बात के लिए भी करते हैं कि जब स्टॉक को रिकमेंड किया जाए तो वो आपको अच्छा लगे। रैली करेगा, ये मतलब फिर क्या है, स्टॉक निकलने के बाद अगर कई बार ऐसा लगता है कि सुमित जी को लगता है कि नहीं मामला जम नहीं रहा, तो फिर सुमित जी वो कॉल छोड़ भी देते हैं, बोले छोड़ो जाने दो, दूसरी वाले देंगे। सुमित जी ये सही है सर? एकदम आपने सही पकड़ा अनिल जी। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे को नाम मैच नहीं करता तो मैं स्टॉक छोड़ देता हूँ।
और एकदम सही नाम ढूंढ के फिर उसको लाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए बहुत बार आप देखो मैं आधे घंटे तक कॉल भी नहीं निकालता हूँ बहुत बार। कृपया करके आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप सीधा साधा प्लेन वनीला कॉल भी दे दें, हमें चलेगा। अच्छा, ये जिम्मेदारी हम पे छोड़ दें। अगर आप बना पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाए तो हम हमारी तरफ से छोटी मोटी कोशिश जरूर करेंगे। और इसी पर आपको सलाह देने के लिए तैयार है बंसल जी। बंसल जी की राय सुन लीजिए। जी बंसल जी। बंसल जी उत्सुक हो रहे हैं। अनिल जी सलाह नहीं दे रहा, अनिल जी सलाह नहीं दे रहा, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कल अनिल जी गाड़ी में जा रहा था तो आगे ट्रक पे लिखा हुआ था 1 2 3 4 रेड लाइट ना टपो, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ था। तो अनिल जी सुमित जी से ना सिर्फ अनिल जी मतलब कि जी बिजनेस देखने वाले, बाहर रोड पे ट्रक ड्राइवर भी अनिल जी इंस्पिरेशन ले रहे हैं। वो भी सेम टू सेम तुकलबंदी कर रहे हैं, सुमित जी से इंस्पायर हो गए। चलिए बढ़िया है, सीखने के लिए जहां से आप सीख पाए, क्रिएटिविटी जहां से आ जाए बढ़िया है। दिमाग चलना चाहिए, क्रिएटिविटी आनी चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं आगे। और स्टॉक्स जो भरपूर एक्शन में चल रहे हैं। अब बंसल जी, इस पे आपसे पूछूंगा तो जरूर, आपको जो मर्जी आए बोलना, लेकिन पूछूंगा जरूर। और वो है आइडिया, 10% ऊपर है। बोर्ड मीटिंग की भी बात हो रही कि शायद उनके लिए फंड रेजिंग के लिहाज से या किसी न किसी तरह की बोर्ड मीटिंग हो सकती है। खबरें ढेर सारी मीडिया में ये भी चल रही है कि सरकार किसी न किसी तरह की इनके एजीआर पेमेंट में रियायतों को लेकर ऐलान कर सकती है। मतलब कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से बचाने के प्रयास वाली खबरें चल रही है। कितनी सही है कितनी गलत है वक्त बताएगा, लेकिन स्टॉक का भाव ये बता रहा है आग है या नहीं, धुआं तो पक्का है। बताइए सर, क्या करना है? अनिल जी देखिए, होल्ड करना। देखिए अनिल जी एक चीज देखें, आपने अनिल जी वो पिक्चर देखी होगी नसीब, उसमें ऋषि कपूर जी छत पे चढ़ जाते हैं कि भैया मुझे पास कर दो नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। अनिल जी एक वो ऋषि कपूर हैं। अनिल जी आप सोचो कि एक स्टूडियस एक टॉपर बच्चा जिसके कभी मैथ्स में पूरे नंबर आए हो, हमेशा आते थे जैसे आप ऐसे छत में चढ़ जाओगे तो अनिल जी स्कूल को भी सोचना पड़ेगा। अनिल जी ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि कुमार मंगलम जी बिरला बोल रहे हैं कि टेक इट और लीव इट। तो अनिल जी यहाँ पे सर्वाइवल का तो अनिल जी प्रश्न नहीं है, सर्वाइव तो कंपनी करेगी। समय का खेल है अनिल जी, समय का खेल है। और मैं तो अनिल जी इसी चीज पे बैठ कर रहा हूँ। देखिए मेरा तो अनिल जी जीवन बदला है आपके साथ और कुणाल जी के साथ। और एक चीज सिखाई है कुणाल जी ने कि जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। और अनिल जी यहाँ तो जो मारवाड़ी हैं कुमार मंगलम जी, उनका हाथ वोडाफोन पीएलसी ने अनिल जी पकड़ा हुआ है। तो सर्वाइवल पे मुझे कोई डाउट नहीं है। बट दिक्कत क्या होती है अनिल जी, जो ब्रेकआउट पे लोग लेते हैं 12 रुपए 13 रुपए पे लेते हैं, तब स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, नीचे के रेट होते हैं लेने वाले। तो जिन्होंने ले रखा है और इस चीज पे बिलीव करते हैं कि सर्वाइवल हो जाएगा, वो डेफिनेटली होल्ड करें अनिल जी। अब तो न्यूज भी आ रही है कि 4G में एक्सपेंशन करेंगे, 5G के अंदर भी आएंगे। अब तो ये सब न्यूज भी आनी शुरू हो गई है। और जिस दिन कोई न्यूज आई पैसे की तो उस दिन तो मिलेगा ही नहीं अनिल जी। ये 4G की जगह 4D रिसर्च है, फोर्थ डायमेंशन रिसर्च। जरा ध्यान से सुनिएगा जो बंसल जी ने कहा है। पहला डायमेंशन फंडामेंटल रिसर्च होती है, दूसरा डायमेंशन डेरिवेटिव रिसर्च होती है, तीसरा डायमेंशन टेक्निकल रिसर्च होती है। ये चौथी वाली जो रिसर्च है ना, ये प्रैक्टिकल और कॉमन सेंस वाली रिसर्च। बड़ा जबरदस्त बंसल जी ने दिमाग लगाया कि देखिए क्यों कंपनी बचेगी, क्यों डूबेगी नहीं। ये फोर्थ डायमेंशन है जिसे प्रैक्टिकल रिसर्च आप कह सकते हैं। अपने अनुभव और जनरल नॉलेज के आधार पर उम्मीद की जाए कि आइडिया बचेगा और शायद वही आपको भाव में नजर भी आ रहा है। बहुत ही तगड़ी खरीदारी आज आइडिया में 10% के उछाल के साथ होती दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे, एक स्टॉक पर करेंगे फोकस और वो है बीपीसीएल। बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट में क्या वाकई में देरी हो सकती है या फिर फिच ऐसे ही परेशान है? आइए जानते हैं फिच की एक रिपोर्ट जिसमें यह कहा है कि बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट में देरी हो सकती है और उन्होंने रेटिंग का आउटलुक रखा है नेगेटिव। कुशल हमारे साथ है तैयार बताने के लिए। कुशल बताइए। अनिल जी, फिच ने बीपीसीएल की नेगेटिव आउटलुक के साथ BBB- की रेटिंग रखी है और यहाँ पर ये एक्चुअली कह रहे हैं कि बीपीसीएल के विनिवेश में देरी संभव है। और इसके लिए इन्होंने 4-5 फैक्टर्स जो हैं वो हाईलाइट किया अपनी रिपोर्ट्स में, जिसमें सबसे पहला है कि जो बिडर्स हैं उनके कंसोर्टियम को लेकर कहीं ना कहीं अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। दूसरी बड़ी वजह उन्होंने बताई है कि विनिवेश की जो प्रक्रिया है और जो प्रोसेस है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो काफी ज्यादा है। उस वजह से भी हो सकता है कि प्रोसेस जो ओवरऑल है विनिवेश का वो डिले होता हुआ नजर आए या फिर जो टारगेट डेडलाइन सेट की गई थी उसको वो मैच नहीं कर पाए।
वैल्यूएशन को लेकर भी असहमति कहीं ना कहीं होने की संभावना लगाई जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ओवरऑल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं देश और दुनिया भर में एक एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, जहां पर जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जिस तरह की लोगों का रुझान था, अब वो कहीं ना कहीं दूसरी जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है वहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर स्पेसिफिकली एक और बड़ा ट्रिगर हो सकता है आगे आने वाले दिनों में कि अगर तीसरी लहर आती है तो डेफिनेटली आपने बिजनेस डिस्ट्रप्शंस तो देखे ही हैं, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हुए देखे हैं। तो अगर एक और थर्ड वेव आती है तो कहीं ना कहीं इनका विनिवेश का जो प्रोसेस है वो और फर्दर भी डिले हो सकता है। तो ये 5-6 बड़े कारण जो है बीपीसीएल को लेकर फिच ने अपनी रिपोर्ट में रखे हैं। तो ये है आपके लिए बीपीसीएल, क्या विनिवेश में देरी हो सकती है, ये एक फिच ने इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली है। अब देखना है किस तरह से प्रोसेस है, क्योंकि अब तक जितने भी अपडेट्स आ रहे थे वो यही कह रहे थे कि प्रोसेस अब तक तो शेड्यूल पर ही है। पर अनिल जी कैसे देखें, क्योंकि एक तो बाजार में एक्साइटमेंट है डिविडेंड का, पर अगर डाइवेस्टमेंट में देरी आती है तो फिर किस तरह से बाजार देखेगा इस खबर को सर? दीप देखिए, ये सारी चीजें ऐसे ना बड़े आसान काम नहीं है, ऐसा कि मतलब आज मैंने डिसाइड किया बेचना है। अब आप सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि भाई अगर आपको एक फ्लैट खरीदना है या एक फ्लैट बेचना है, करेक्ट, तो जिसको बेचना है वो तो बोलते मुझे फ्लैट बेचना है, लेकिन जिसको खरीदना है आप सोचो उसके एंगल से सोचो वो कितना टाइम लगाएगा। समझो मुझे फ्लैट खरीदना है तो पहले तो मैं देखूंगा, एरिया देखूंगा, बिल्डिंग देखूंगा, साइज देखूंगा, पास पड़ोस देखूंगा, व्यू देखूंगा, लोकेशन देखूंगा, एमिनिटीज देखूंगा, क्या क्या नहीं देखूंगा। कम से कम आप 50 बिल्डिंग देखोगे तब जाके एक फ्लैट खरीदोगे, करेक्ट, प्रैक्टिकल बात है। तो अगर किसी को खरीदना है बीपीसीएल तो ऐसा थोड़ी का सरकार आज मुझे बीपीसीएल बेचना, आ जाओ ले लो, ये भाई ये बीपीसीएल ले लो। अरे भाई 50 चीजें होती है इस तरह की कंपनी में बेचने में, कहाँ क्रॉस होल्डिंग्स है, कहाँ अनरिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स है, कितना कैश पड़ा हुआ है जो निकालने तो खरीदने वाले के लिए उतनी वैल्यू कम, उतना पैसा देना कम हो जाएगा। ये सारी चीजें होती है, धीरे धीरे होता है, ये एक दिन का काम है ही नहीं। अगर जिस किसी को गलत फहमी है कि ये तुरंत हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, तो उसकी गलत फहमी है। टाइम लगेगा लेकिन एकदम राइट ट्रैक पर है, सिंपल सी बात है। और मैं फिर कहता हूं आपको दीप, 450 रुपए का 440 रुपए का भाव था, लास्ट हमारी रिकमेंडेशन वहां से थी, तब मैंने कहा वहां से 200 रुपए की तेजी आपको इवेंचुअली बीपीसीएल में बनती हुई दिखेगी। 650 रुपए का हमारा टारगेट है, 58 रुपए का डिविडेंड आ रहा है, वो निकाल देना तो लगभग 650 के टारगेट उसके बाद भी बनेंगे जो इवेंचुअली आएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग इस वक्त 485 में बीपीसीएल को होल्ड करके बैठे या खरीदना चाहते हैं, उन्हें यह सोचना ही नहीं कि वो बीपीसीएल 150 रुपए की तेजी के लिए या फिर डाइवेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। डाइवेस्टमेंट के लिए किसी को बीपीसीएल नहीं खरीदना चाहिए, किसी को भी नहीं, खरीदना ही नहीं है। बीपीसीएल अगर आपको खरीदना है इस भाव में तो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से खरीदना चाहिए कि बीपीसीएल बिकने के बाद एक प्राइवेट कंपनी हो जाएगी या एक विदेशी कंपनी हो जाएगी। उस विदेशी कंपनी का भाव डिविडेंड के साथ 650 या डिविडेंड निकाल के 600 रुपए होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आपकी वो थॉट प्रोसेस है और अगर आपका व्यू 3 महीने 6 महीने का नहीं है बल्कि 3 साल 4 साल का है, तो फिर आप बीपीसीएल में पैसा लगाइए और जरूर लगाइए, इस भाव पे भी लगाइए। 440 450 आए तो नथिंग लाइक इट, कम डिविडेंड बता रहा हूं, एक्स डिविडेंड 400 410 रुपए हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन लेवल होंगे। जब भी बाजार में पैनिक में कभी उन लेवल के आसपास आपको बीपीसीएल मिले तो वो खरीदारी का मौका होगा। तो ये बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है, सिर्फ डाइवेस्टमेंट तक का नहीं है, सिर्फ 3 हफ्ते या 3 महीने का नहीं है, ये 3 साल का स्टॉक है। और जो लोग 3 साल के लिए बीपीसीएल को इन्वेस्ट करके रखेंगे वो खुश होंगे। एक ही रिस्क है, बता देता हूं, और वो रिस्क, उसका जवाब मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास हो तो आप दिखाइए, आप जाने। रिस्क ये कि अगर भगवान न करे किसी न किसी वजह से डाइवेस्टमेंट ना हो, अब वो वजह कोई भी हो सकती है, वैल्यूएशन हो सकती है, XYZ, मुझे नहीं पता होगी, अभी तक हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि डाइवेस्टमेंट होगा। अगर डाइवेस्टमेंट नहीं हुआ तो फिर आपके लिए नुकसान हो सकता है। अब वही एक रिस्क है। अब अगर आप ये मानते हैं कि डाइवेस्टमेंट ही नहीं होगा तो फिर तो आपको लेना ही है। और अगर आप इन सारी सिचुएशन के बीच में, मैं बार बार ये कहता हूं कि बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट सरकार के लिए लिटमस टेस्ट है, एक परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है। अगर सरकार बीपीसीएल को ढंग से डाइवेस्ट नहीं कर पाई तो आगे के डाइवेस्टमेंट पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इसलिए मेरा ये समझना है, डिसइन्वेस्टमेंट भी होगा, आगे पीछे होगा, समय एग्जैक्टली कब कितना लगेगा ना आपको पता है ना हमें पता है, लेकिन अगर आपका व्यू 3 साल का है तो प्लीज बीपीसीएल यहां से भी एक बहुत 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 बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, इसमें कहीं कोई दूर दूर तक डाउट नहीं। जी जी।
बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, कोई इसमें डाउट नहीं है। उतार चढ़ाव चलता रहेगा। डिविडेंड एक्स एडजस्टमेंट है 16 तारीख को, उससे पहले भी आपको इस पर रखनी है नजर। एंड ऑफ कोर्स जब भी डाइवेस्टमेंट होगा बड़ा एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं काउंटर में। तो बीपीसीएल फोकस में आज थोड़ी सुस्ती दिखा रहा है इस समय। वागले साहब, वैसे तो सुबह भी बात हुई थी, पर ये जो डिप आया है ये खरीदारी का मौका दिखता है सर 485 पर बीपीसीएल। दीपांशु, बिल्कुल, अगर पोजिशनल व्यू लेना है, मेरे को पैटर्न में कोई भी वीकनेस नहीं लग रहा है। ये करेक्टिव मूव है, थोड़ी सी रिएक्शन है न्यूज़ पे या जो भी न्यूज़ आया है, तो मैं मान के चलता हूँ कि 450 ब्रेक नहीं होना चाहिए और आप उसका जितना नज़दीक खरीदेंगे 460, 470, 465 ये रेंज में, और होल्ड करेंगे 2 से 3 हफ्ता में भी एक आध महीना, 530, 540 तक के लेवल्स मिलने चाहिए। बिल्कुल, तो जैसे वागले साहब कह रहे हैं 540 का पोजिशनल व्यू जरूर बना के रखें। इस बीच ऑटो स्टॉक्स में थोड़ा एक्शन और बनते हुए दिख रहा है। एस्कॉर्ट्स, आज सुबह किरण जी भी बात कर रहे थे पिक ऑफ द डे के लिए। विश्वेश जी, जरा एस्कॉर्ट्स के चार्ट देखें, लगातार मोमेंटम में 1.5% ऊपर इस समय। एस्कॉर्ट्स में कोई ट्रेड बनते हुए दिख रहा है सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि एस्कॉर्ट्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट एक लेवल था 1380 का, उसके ऊपर सस्टेन्ड सेकंड कंसेक्यूटिव क्लोज दिया है। जो अगला लेवल एस्कॉर्ट्स का बन के आ रहा है वो सीधा 1465 के आसपास आ रहा है। इनफैक्ट उसके ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एस्कॉर्ट को 1500 के आसपास जाते हुए। तो मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग है तो होल्ड करना चाहिए। अगर फ्रेश लॉन्ग्स क्रिएट करना है तो जो आपका स्टॉप रहेगा वो 1370 के नीचे का रहेगा। और मेरे हिसाब से काफ़ी कंजर्वेटिव लो रिस्क बेट कहूँगा फ्यूचर में, क्योंकि 1370 बहुत नज़दीक स्टॉप है। उसके सामने जो टारगेट है 1480 के आसपास, मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है इन स्तरों पे भी लॉन्ग क्रिएट करने के लिए। बिल्कुल, इन स्तरों पर भी लॉन्ग क्रिएट करें। एस्कॉर्ट्स में आपको एक बढ़िया मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। कल आशु जी से भी इसके बारे में बात हो रही थी। संजीव जैन साहब भी इसे रेकमेंड करके गए हैं अपनी पिक ऑफ द डे में। कल ही उन्होंने पिक ऑफ द वीक के लिए बल्कि इस पर रिकमेंडेशन दी थी। सुमित जी, एक बार जरा टीवीएस मोटर्स पर भी नजर डालें, क्योंकि टीवीएस मोटर्स पर भी एक ब्रेकआउट इस समय आते हुए दिख रहा है। क्या यहाँ पर कोई ट्रेड करना चाहिए? दीपांशु, बाय का ट्रेड लेके बैठना चाहिए। स्टॉक में एक लोअर लेवल से पिछले 5-7 दिनों में बाउंस बैक देखने को मिल रहा है और ये बाउंस बैक इमीडिएटली ऊपर में 570 रुपए तक जाना चाहिए। और 570 का लेवल एक बार तोड़ दे, क्योंकि वो 200 डीएमए लेवल्स भी है, तो जैसे ही 570 का लेवल टूटेगा और 200 डीएमए लेवल्स के ऊपर आएगा और क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तो फिर टीवीएस मोटर एक अच्छा अपमूव दिखाएगा, जिसके अंदर 600 प्लस के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो पोजीशंस होल्ड करें, 570 के इमीडिएट टारगेट, उसके बाद 600 तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो पोजीशंस होल्ड करें और 570 तक तो नजर रखिए, पर 600 तक दौड़ लगा सकता है टीवीएस मोटर्स। नजर रखिए, क्योंकि ऑटो स्टॉक्स फिर से रफ्तार पकड़ते हुए आपको दिख रहे हैं। आज सुबह फाडा का भी डेटा आया था जो रिटेल सेल्स के बारे में ट्रैक करता है। अगस्त के महीने में अक्रॉस कैटेगरी आपने गेन्स आती हुई देखी हैं। ऑटो स्टॉक्स में फोकस में, पर एक स्टॉक जो लगातार रफ्तार में रहा है IRCTC, जरा इसको पुलअप करिए। हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों में ही लगभग 20% भाग चुका है ये काउंटर। पिछले एक महीने में इसमें आपने करीब 25% की तेजी देखी है। IRCTC लाइफ हाई पर ट्रेड करता हुआ 3300 के करीब आते हुए दिख रहा है ये काउंटर। और अनिल जी, मुझे याद है आईपीओ के टाइम से आपका कन्विक्शन रहा है, बल्कि आईपीओ में तो आपने खैर सब्सक्राइब की सलाह दी थी, लिस्टिंग के बाद डबल हो गया था, तब भी आपने खरीदारी की राय दी है और हर एक्शन पर आपने कहा है कि IRCTC पर भरोसा रखना है। अब तो 3300 के लेवल पर आ गया, इश्यू प्राइस से करीब 11 गुना का उछाल हो चुका है इस काउंटर में। IRCTC क्या व्यू बनता है सर अब इन लेवल्स पे? दीप, अब मैं क्या बोलूं आपको, आप जब जब पूछेंगे मुझे तब तब अच्छा लगेगा। ये कुछ स्टॉक ऐसे हैं ना जो मुझे कभी खराब लगते ही नहीं है, जिसमें एक BSE हुआ, जिसमें वेदांता हुआ, जिसमें IRCTC हुआ, ऐसे और कई सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं जो हर एक लेवल पर हमें बहुत अच्छे लगते हैं। एक चीज मैं बताऊं आपको, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम, जब तक हम IRCTC को एक सरकारी रेलवे कंपनी समझते रहेंगे ना, तब तक हमें है ना समझ ही नहीं आएगा कि ये शेयर क्यों खरीदना है और क्यों रखना है। जिस दिन आप इसे एक बड़ी देश की वन ऑफ द बिगेस्ट ई-कॉमर्स कंपनी के तौर पर देखेंगे, आपका व्यू बदल जाएगा। अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। देश की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक है क्या भाई? ये ई-कॉमर्स कंपनी तो है ना एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आइए, अपने टिकट्स खरीदिए, और मोनोपोली बिजनेस है और कोई है ही नहीं।
अच्छा, मोनोपोली बिजनेस अपनी रेलवे टिकट में है, इसके अलावा कैटरिंग और कर रहे हैं, कंसल्टेंसी और कर रहे हैं, अभी बीच में वो इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड कुछ और काम इन्होंने शुरू कर दिए, ट्रेन चलाना शुरू कर दिया, तेजस वगैरह, ठीक है, टैक्सी में, एयर टिकट्स बुकिंग में, उसमें भी जा रहे हैं। सो किस एंगल से ये सरकारी कंपनी आपको लगती है? किसी भी एंगल से नहीं। किस एंगल से ये पुराने जमाने की जो टिपिकल रेलवे कंपनियां, सरकारी टाइप की कंपनियां होती है, वो लगती है? किसी भी एंगल से नहीं। अब मुझे बताइए, क्यों IRCTC किसी के पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए? 1500 रुपए, 1800 रुपए, 2000 रुपए, हर एक लेवल से हम लगातार खरीदारी की राय दे रहे हैं। 2500, 2800, 3000, 3200 सारे टारगेट आ गए हैं दीप। उसके बावजूद अभी भी 3285 में भी मेरी राय बिल्कुल साफ है, मत बेचिए, होल्ड करिए। ये वो स्टॉक है, ये जो वो जेम है जो गलती से आपने खरीद लिया, सही वक्त पर खरीद लिया, एंट्री हो गई, इसे पोर्टफोलियो में रख के भूल जाइए। ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स स्टोरी है जो आपके सामने है। अगर आप सरकारी कंपनी के तौर पर इसे देखेंगे तो आपको हमेशा महंगा दिखेगा, और अगर आप एक अच्छी नए ज़माने की ई कॉमर्स कंपनी के तौर पर देखेंगे तो हमेशा सस्ता दिखेगा। 100% होल्ड है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, टॉप क्लास मैनेजमेंट है, सरकारी कंपनी है, कोई गवर्नेंस इशू नहीं, बिजनेस मॉडल हमारे आंखों के सामने, हमें पता है। महंगा है, 100% है, बिल्कुल है, था, है और रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जी दीप। बिल्कुल महंगा है वो एक अलग बात है, बट बढ़िया स्टॉक है, पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ये बात क्लियर है IRCTC के लिए। और ऑलरेडी 10% आज उछल चुका है। कुणाल जी, इस हफ्ते भी जबरदस्त तेजी में रहा है। चार्ट्स के हिसाब से कोई लेवल्स निकल कर आ रहे हैं 3300 पर IRCTC के लिए, कुणाल जी? देखिए दीपांशु, लाइफ टाइम हाई पर स्टॉक है, लगातार एक ड्रीम रन चला है, और इस पर मैं ये कहना चाहता हूं दीपांशु कि देखिए पिछले साल अनिल जी की बेस्ट पिक, और मैंने कहा भी था कि पिक ऑफ द ईयर जो अनिल जी ने दी थी वो थी वेदांता। और वेदांता में लोग बहुत दुखी हो गए थे, परेशान हो रहे थे। उस समय अनिल जी ने ढाढ़स बधाया, कहा रखिए इसको, और उसके बाद देखिए क्या तेजी बनी। और इस साल की उनकी सबसे बढ़िया पिक है ये IRCTC। मुझे याद आता है कि अनिल जी सर्दियों में मेरे ख्याल दिल्ली आए थे आखिरी बार, और उस समय उन्होंने जो IRCTC के मैनेजमेंट से चर्चा की थी रजनी हसीजा जी से, और उसकी चर्चा भी हम लोगों ने की थी, और अनिल जी ने कहा था कि बहुत ही दमदार मैनेजमेंट है और बहुत शानदार कंपनी है, देखना बहुत ऊपर जाएगा। और अनिल जी बिल्कुल वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। तो अनिल जी हैट्स ऑफ। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है कुणाल जी। जब आप मैनेजमेंट से बात करते हैं तो आपको एक सेंस मिलता है कि कितना दम है। सरकारी कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग भी बहुत क्वालिफाइड है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और करना चाहें तो बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं, जो आपको IRCTC में दिख रहा। आइए बढ़ते हैं आगे। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। चोपड़ा साहब से एक बार जल्दी से सरकारी कंपनियों पर राय लें। BPCL, IRCTC, चोपड़ा साहब आज हमारे सारे डिस्कशन के स्टॉक्स यही चल रहे हैं। आपको कोई पसंद है सरकारी कंपनी या सरकारी बैंक जहां आप खरीदारी करना चाहेंगे? अनिल जी नमस्कार। मुझे लगता है कि अभी भी सरकारी कंपनियों में बहुत दम है और काफ़ी अंडर वैल्यूड है। अगर मैं बोलना शुरू करूं तो मुझे लगता है फहरिस्त लंबी होगी। अगर आप PFC, REC जैसी कंपनीज देखते हैं जो कि इतना अच्छा डिविडेंड देती हैं 7-8% का, और मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज भी अगर 5-6 की PE पे आपको कोई सरकारी कंपनी मिलती है तो बहुत अच्छी है, और अच्छे सेक्टर से है, पावर सेक्टर से है, जो कि मुझे अभी आने वाले समय में भी बहुत अच्छा लगता है। तो REC, PFC मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो मुझे सरकारी बैंकों में भी बहुत सारी मेरी चॉइसेस हैं। मुझे लगता है कि स्टॉक्स लाइक कैनरा बैंक बहुत अच्छे पोजीशन पे है, इंडियन बैंक इंडिया बहुत अच्छे पोजीशन पे है, यूनियन बैंक भी बहुत अच्छा लगता है इन लेवल्स पे, और SBI अगर गिरावट में मिलता है तो SBI भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपने बात बिल्कुल ठीक बोली कि हमारे सरकारी क्षेत्र में पोटेंशियल बहुत है। इसके अलावा अगर कुछ और स्टॉक्स में बोलना चाहूँ, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छा है अनिल जी, वहाँ पे भी बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है शिपिंग कॉर्पोरेशन में। और अगर आप सरकारी क्षेत्र के मेटल क्षेत्र की कंपनियां बोलें तो NMDC है, सेल है, जो कि बेहतरीन कंपनी, और मुझे लगता है कोई 3-4 साल की अवधि के लिए अगर कोई लेता है तो यहाँ से डबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कंपनीज बहुत ही अच्छा करेंगी आने वाले समय में। तो मेटल क्षेत्र में भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा दम है। हिंदुस्तान कॉपर हो, चाहे वो सेल हो, चाहे NMDC हो। NMDC में वैसे भी एक डिमर्जर होना है नगरनार स्टील प्लांट का, तो इसमें एक और शेयर निकलेगा। तो ये भी मैं निवेशकों को और दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि NMDC भी
बहुत अच्छा है। और कल जो खबर आई थी गिनी की, वहाँ पर हमने देखा कि गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक ऐसी कंपनी है जो गुजरात सरकार ओन करती है। तो जीएमडीसी के पास भी काफ़ी अच्छे बॉक्साइट के रिजर्व्स हैं। ऐसे ही नालको, अगर आपको याद हो, मैंने करीब 38-39 रुपए पे ये रिकमेंड किया था लास्ट इस नए साल के लिए। वहाँ से नालको हमने कल देखा 103-104 का स्तर तक आया। तो वहाँ से लगभग आप समझ लीजिए कि 120-130% का रिटर्न दिया है 6 महीना में। तो बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं सरकारी क्षेत्र में भी अनिल जी, और मैंने काफ़ी कंपनीज का नाम लिया। IRCTC भी अपने आप में दिग्गज है, मगर मैं ये कहूँगा काफ़ी चल चुका है। थोड़ी गिरावट में मिले तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई सरकारी कंपनियों पर चोपड़ा साहब की तरफ से। आइए वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का, सदावर सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सेठी साहब आपका। बताएं सर, कौन से स्टॉक चुने आज आपने? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज फॉर अ चेंज अनिल जी 2 स्टॉक, एक स्टॉक कैश मार्केट का और आज एक फ्यूचर्स का भी स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है। अरे वाह, क्या बात है, कैश और फ्यूचर दोनों ही। तो शुरुआत किसके साथ करेंगे सर? शुरुआत अनिल जी कैश मार्केट के स्टॉक के साथ करना चाहूंगा। जो आज कैश मार्केट का स्टॉक है अनिल जी, एक मेटल स्टॉक है। स्टॉक का नाम है वर्धमान स्पेशल स्टील लिमिटेड, जो कि VSSL के नाम से ट्रेड होता है। 272 रुपए के आसपास का अभी प्राइस चल रहा है। ये एक सॉलिड कंपनी है, लुधियाना बेस्ड वर्धमान ग्रुप की स्टील बनाने वाली, स्पेशल स्टील बनाने वाली कंपनी है, जो कि कई सारी जो दिग्गज ऑटो कंपनीज है जैसे टोयोटा है, हीरो मोटर्स, मारुति, बजाज ऑटो, ह्युंडई, इनको कैटर करती है। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। और इसमें एक खास बात यह भी है कि ये जिसको सप्लाई करती है टोयोटा को, वो टोयोटा की ग्रुप कंपनी है आईची स्टील, वो इसमें करीबन 11.5% स्टेक ओन करती है और बोर्ड पे उनका एक मेंबर भी है। फिर कंपनी सॉलिड है, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। जून क्वार्टर के नतीजे देखेंगे, बेहद ही शानदार थे। 27 करोड़ का पैच था, जो कि पिछले साल 12 करोड़ का नुकसान था। अनिल जी, वैसे भी मैं स्टील सेक्टर पे बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है जो स्टील के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, ये बहुत ही बड़ी साइकिल है, आगे भी बहुत चलेगी। और जिसका एक प्रमुख कारण है जो चाइना में पोल्यूशन कंसर्न्स को लेकर जो चिंताएं बनी हुई है, जिसके कारण चाइना में कई प्लांट्स को बंद किया गया है। और आने वाले दिनों में, माने 6 महीने में बाद फरवरी 2022 में विंटर ओलंपिक्स होने हैं चाइना में, तो पोल्यूशन पे उनका अच्छा खासा फोकस है। तो उस लिहाज से भी जो स्टील कंपनीज को कई प्लांट्स को बंद किया है, तो उसका एक फायदा या उसके कारण से एक बहुत ही जबरदस्त प्राइस राइज देखा जा रहा है। और जो कि हम जो दिग्गज स्टील कंपनियां उनके भी प्राइसेस में आजकल देख रहे हैं। JSPL बहुत अच्छा कर रहा है, टाटा स्टील हमेशा से अच्छा लगता है, सेल काफी बीटन डाउन है। मुझे लगता है ये जो वर्धमान स्टील है, ये भी एक मिड कैप अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। और इसमें एक मार्केट वेटरन संजय भट्टाचार्य भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में इसमें है बोर्ड पे। और इसके जो मैनेजमेंट भी बहुत ही सॉलिड है। सतीश जैन जो इसके MD है, वो टेक्नोक्रेट है, जिसने IIT और IIM से गोल्ड मेडल प्राप्त किया हुआ है। तो ऑल इन ऑल एक सॉलिड कंपनी है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें 290 का शॉर्ट टर्म में टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 260 रुपए का। 260 का स्टॉप लॉस, 290 का टारगेट। संजय भट्टाचार्य साहब इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस कंपनी में? हाँ अनिल जी। अरे वाह, क्या बात है। वो तो बड़े जाने माने फंड मैनेजर हैं और बड़े वेटरन हैं, और उनका तो बहुत ही रेस्पेक्टेड नाम है। हमारे जो जाने माने एक और बाजार के दिग्गज है रामदेव अग्रवाल साहब, उनके बड़े अच्छे मित्र भी हैं। और क्या ज्ञान का भंडार है, जबरदस्त खजाना है। और अगर वो किसी कंपनी के बोर्ड पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं तो बड़ी बात है उस कंपनी के लिए। संजय भट्टाचार्य साहब, गहरा अनुभव भी है उन्हें और गहरी समझ भी है कंपनियों की। तो वर्धमान स्टील पहला स्टॉक है जो सेठी साहब को है पसंद। सेठी साहब, आपने कहा आज FNO वाला स्टॉक भी है आपके पास? बिल्कुल अनिल जी, एक FNO वाला स्टॉक भी है और एक आज एक सॉलिड स्टॉक है। देखिए, थोड़ी देर पहले मैं आपकी चर्चा सुन रहा था। आप लोग सब वोडाफोन आइडिया के बारे में बात कर रहे थे, किस तरीके से स्टॉक ने अपने नेचुरल लेवल से जो हाल ही में मतलब पिछले 5-7 दिनों में ही 25 से 30% की तेजी हुई है। और वो बिना कारण नहीं हुई है। पूरा टेलीकॉम सेक्टर अब एक लग रहा है कि जैसे आप देखिए, रिलायंस के प्राइसेस बढ़े हैं, भारतीय एयरटेल में एक दमदार तेजी बनी हुई है, वोडाफोन आइडिया अच्छा चल रहा है। तो कुछ तो कारण है। तो एक तो बहुत बड़ी
एक बाजार में चल रही है बातें कि ये जो तीनों की कंपनियां हैं एक मैसिव टैरिफ हाइक कर सकते हैं आने वाले दिनों में, तो वो एक सब्सटेंशियल टैरिफ हाइक हो सकती है। और उसके अलावा और भी कई कारण है, पर पहले स्टॉक का नाम बताता हूँ। इस सब का एक इनडायरेक्ट बेनिफिट इंडसइंड बैंक को होना चाहिए, बिकॉज इंडसइंड बैंक का एक बहुत ही बड़ा अच्छा खासा एक्सपोजर है वोडाफोन आइडिया में। आपको याद हो अनिल जी, तो पिछले साल मार्च में जब ये सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर ये एजीआर ड्यूज के बारे में अपना फैसला सुनाया था, तो एक ही दिन में इंडसइंड बैंक का स्टॉक 30% गिरा था। आज ये स्टॉक 1008 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। और जब ये टेलीकॉम कंपनियों के हालात सुधरते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है उसका एक बड़ा फायदा इंडसइंड बैंक के बुक्स में देखने को मिलेगा। और ये जो टैरिफ हाइक की तो अपनी बातें, इसके अलावा एक खबरें और चल रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अब एक नीदरलैंड की मोबाइल कंपनी है, मोबाइल टेलीफोनी कंपनी टी मोबाइल, उसको खरीद सकता है, जिसके वैल्यूएशन आ रहे हैं अराउंड $5.7 बिलियन। तो अगर ऐसा कुछ होता है, टैरिफ हाइक होती है, तो ये जो भारतीय टेलीकॉम कंपनियां जो इस तरह के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, वहां पे जबरदस्त उछाल आ सकता है। और अगर वोडाफोन आइडिया की सेहत सुधरती है तो उसका फायदा इंडसइंड बैंक को होगा। तो उसको देखते हुए आज मैंने इंडसइंड बैंक को पिक किया। और वैसे भी फंडामेंटल भी अच्छी बैंक है, कासा रेशियो अराउंड 41% है, एसेट क्वालिटी में भी पिछले कुछ क्वार्टर्स में अच्छा सुधार हुआ है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अराउंड 17-18% का। मुझे लगता है ये जो स्टॉक अभी 1008 के आसपास फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, यहाँ खरीदना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मेरा इसमें 1035 का टारगेट है और 995 का स्टॉप लॉस सकता है। ओके, तो इंडसइंड बैंक इस पर कर रही है खरीदारी। लंबे समय बाद एक फ्यूचर्स की कॉल आती हुई दिख रही है सेठी साहब की तरफ से। नजर रखिए इस पर, और साथ ही नजर रखिए वर्धमान स्पेशल स्टील्स। आई थिंक आज सुबह सचिन जी भी इसे एसपीएल मिड कैप्स में रेकमेंड करके गए थे। सेठी साहब को भी पसंद है, 290 के टारगेट के लिए वहां पर करें खरीदारी। नजर रखिए पूरे टेलीकॉम स्पेस पर भी, जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। और हम थोड़े वजह भी बताएंगे कि क्यों टेलीकॉम स्टॉक्स में आज इतनी बड़ी मूव आ रही है। पर आइए इससे पहले बाजार पर स्ट्रैटेजी ले लेते हैं अनिल जी के साथ। चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स थोड़े सुस्त हो रहे हैं इस समय, जैसे जैसे अब हम मूव कर रहे हैं अमेरिकी बाजारों के खुलने के लिए। 3 दिन की छुट्टी के बाद आज अमेरिकी बाजार खुलने वाले हैं, तो हल्की सी सुस्ती है, ऐसी कोई बड़ी मूव नहीं है। नास्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट है सर। यूरोप के बाजारों में आज आपको हल्की नरमी दिख रही है, कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं है, एक मामूली सी नरमी आपको आती हुई दिख रही है। एक रिपोर्ट आई है यूके में जो कह रही है कि अक्टूबर में एक छोटा लॉकडाउन जरूरत पड़ सकती है। अब ऐसा कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं आया है, बट ऐसी बात चल रही है कि शायद अक्टूबर में एक छोटे लॉकडाउन की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि नए डेल्टा वेरिएंट से कोरोना के मामले और हॉस्पिटलाइजेशंस दोनों बढ़कर आ रहे हैं। पर उस पर अभी किसी ने पुष्टि नहीं करी है, पर ऐसी एक रिपोर्ट आई है। इसके अलावा सर कच्चे तेल में हल्का सा दबाव बना हुआ था, पर ब्रेंट में आप खरीदारी देख रहे हैं। सोना और चांदी दोनों ही रेंज में है, पर हाँ 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो है सर वो 1.36% पर आ गई है। तो 2-3 दिनों में यहां पर बड़ी मूव आती हुई देखिए 1.26% से 1.36% पर। बताएं सर हमें क्या करना है? दीप, देखिए जिस लेवल पर आप हैं 17,375 के आसपास, यहां पर कुछ न करें। 17,300-325 की रेंज में निफ्टी आए माफ कीजिएगा, 17,300 17,325 की रेंज में आएगा तो वहां खरीदारी करेंगे। 17,400 17,425 की रेंज में आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। बीचों बीच में कुछ नहीं करेंगे तो सिर्फ इंतजार करेंगे, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी 36,450 के आसपास है। 36,700-800 के नजदीक आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। 36,200 36,300 की रेंज में आएगा तो खरीदारी करेंगे। इस बीच मैं और आगे आपको लेवल और डेटा बताऊं उससे पहले एक खबर जो आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है वो ये बीपीसीएल को लेकर के हिस्सा बिक्री के लिए फाइनेंशियल बिड नवंबर तक आती हुई नजर आएगी। तो इसी कैलेंडर ईयर में बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट को लेकर आगे बात बढ़ती हुई दिखेगी। तो जो फिच की रिपोर्ट पर हम डिस्कशन कर रहे थे, ये वैसा मामला नहीं है कि आज आपका मूड बना, खड़े हुए जागे नींद से और चलो बेच दे। इन सब चीज़ों में जो वक्त लगता है उस वक्त को लेकर ये खबरें आती हुई दिख रही है। हिस्सा बिक्री के लिए
फाइनेंशियल बिड नवंबर तक आती हुई दिखेगी। जाहिर सी बात है, फाइनेंशियल बिड नवंबर तक आएगी तो मार्च तक इसी फाइनेंशियल ईयर में पूरी संभावना ये है कि बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट आप होता हुआ देखें। तो बीपीसीएल को लेके ये अच्छी खबर है। आई एम श्योर कि जो ये फिच की रिपोर्ट आई उसके सामने कहीं न कहीं से ये खबरें आई है कि चलिए फाइनेंशियल बिड्स आने की तैयारी में, इसलिए चिंता ना करें। ये आपके लिए। अब आइए मैं आपको बता दूं क्या कुछ एक्शन है आपके लिए। 17,300 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे निफ्टी बंद नहीं होगा, इस बात का इत्मीनान रखें, भरोसा रखें। क्यों? 54 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट से 20 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, मजबूत सपोर्ट। 17,400 के ऊपर बंद नहीं होगा, इसकी भी संभावना पूरी है। क्यों? 17,400 के कॉल्स पर 54 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट तो नहीं है लेकिन जितनी 17,300 के पुट पर है उतना ही 17,400 के कॉल्स पे, तो बराबरी का मामला है। दूसरा, 17,400 के पुट पे भी 40 लाख शेयर, तो जैसे आप 17,400 के नजदीक पहुंचेंगे तो जो पुट राइटर है जिन्होंने तेजी कर रखी है और जिन्होंने आज नीचे के लेवल देखे वो भी कोशिश यही करेंगे कि भाई हम थोड़ी अपनी पोजीशन हल्की करें। तो 17,400 17,425 आपके लिए हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग का रेंज है। 17,300 17,325 खरीदारी का रेंज, इस रेंज में आप वक्त बिता देंगे, यही होने वाला है। तो इस रेंज के पहले किसी एक सिरे की तरफ आप पहुंचे तो उसके हिसाब से एक कॉन्ट्रा ट्रेड आप ले सकते हैं। 17,350 60 के आसपास कुछ ना करें, 300 325 आएगा तो खरीदिए, 400 425 आएगा तो बेचिए। अब आइए बैंक निफ्टी 36,450, यहां पर जो लेवल है सबसे इंपॉर्टेंट 36,500 का है। 36,500 के पुट पर 24 लाख शेयर हैं, 36,500 के कॉल्स पर 20 लाख शेयर हैं। नीचे 36,200 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, थोड़ा नीचे आए वहां पर खरीदारी कीजिए। ऊपर 36,800 के आसपास 700-800 के आसपास हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग, वहां पर आए तो प्रॉफिट बुक कीजिए। न कोई हल्की फुल्की गिरावट से घबराना है, न वापस से हरे निशान में आ जाए तो उछल कूद मचाना है। एकदम शांत भाव से रेंज बाउंड ट्रेड बाजार को ट्रेड करें। एक तरफा तेजी के बाद बाजार थोड़ा वक्त बिताने के मूड में इन लेवल्स के आसपास 3 दिनों की लंबी छुट्टी के बाद अमेरिका को खुलकर सेटल होने दें। बहुत तेजी या बहुत मंदी क्या होती है, या फिर वहां भी सुस्ती रहती है, वहां सुस्ती रहेगी तो भी आप कहीं जाने वाले नहीं है। वहां अगर भरपूर तेजी होगी तो एक आध दिन का हल्का करेक्शन के बाद आज वापस बढ़ जाएंगे, फिर खरीद लीजिएगा। और अगर वहां 3 दिनों की छुट्टी के बाद थोड़ी तेज प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो नीचे मिलना है तो वापस वहां पर खरीद कर लीजिएगा। तो आज आपको एक्शन लेने की कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए, शांति से एंजॉय कीजिए, देखिए बाजार को, ये मेरी राय है। जी दीप। बिल्कुल, तो जैसा अनिल जी ने कहा, लोअर लेवल्स पर सपोर्ट है, ऊपरी स्तरों पर बिकवाली भी करिए, रेंज में कारोबार हो रहा है, कोई जल्दबाजी ना करें ट्रेड की इस समय। बीपीसीएल पर भी रखिए नजर, क्लैरिफिकेशन आता हुआ डाइवेस्टमेंट को लेकर। पर आइए, ढेरों और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। वेल्सपन इंडिया, इसके बारे में हम कल भी बात कर रहे थे, हमारी एसआईपी स्टॉक की लिस्ट में भी था और जबरदस्त तेजी दिखा चुका है। कुछ नए ट्रिगर्स भी आ रहे हैं वेल्सपन इंडिया के लिए आपके सामने, आइए जानते हैं इसके बारे में मानसी के साथ। मानसी बताएं। जी बिल्कुल दीपांशु, देखिए वेल्सपन इंडिया फिलहाल फोकस में इसलिए है क्योंकि यूएसएफडीए 510K से 3 सप्लाई सर्जिकल मास्क को मंजूरी मिलती हुई देखने को मिली है। 3 प्लाई सर्जिकल मास्क को 3 प्लाई मास्क को मंजूरी मिलने वाली ये पहली भारतीय कंपनी है। इसका सीधा मतलब ये है कि 3 प्लाई सर्जिकल मास्क जो कंपनी की प्रोडक्ट है, ग्लोबली इसे कंपनी अब सप्लाई कर पाएगी। ग्लोबल सप्लाई के लिए सारे सर्टिफिकेशंस मिल चुके हैं इन्हें, और कंपनी के 3 प्लाई मास्क को BIS और CE सर्टिफिकेशंस पहले से मिल चुके थे, और अब ये USFDA 510K जो सर्टिफिकेशन मिला है, वन ऑफ द बेस्ट या वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट सर्टिफिकेशन माना जाता है। क्या है USFDA 510K मंजूरी? 510K क्लियरेंस का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की क्षमता जो है वो बिल्कुल अच्छी है, क्षमता का प्रमाण है एक तरह से। मंजूरी मिलने के तुरंत बाद, जब 510K मंजूरी या सर्टिफिकेशन मिल जाता है, उसके तुरंत बाद कंपनी मार्केटिंग कर सकती है इस प्रोडक्ट का। ग्लोबली सप्लाई तुरंत प्रभाव से कंपनी अब कर पाएगी। अब 3 प्लाई मास्क की खासियत क्या है? 100% पॉलीप्रोपिलीन से बनाए जाते हैं। पॉलीप्रोपिलीन सबसे सुरक्षित गुणवत्ता वाला प्लास्टिक मटेरियल है। ये मास्क उस मटेरियल से बनाए जाते हैं। बैक्टीरिया से 98% संरक्षण देने की क्षमता रखते हैं ये मास्क। वेल्सपन इंडिया के लिए मौके ऐसे किस तरह से बनते हुए दिखेंगे इस सर्टिफिकेशन के बाद? मंजूरी से कंपनी ग्लोबल पीपीई सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाएगी। 2024 तक यूएस मेडिकल पीपीई मार्केट की अगर बात करें, करीब $24 अरब होने का अनुमान यहां पर है, और अगले 3 सालों
में ये जो फेस मास्क है उसकी मांग में और बढ़ोतरी होगी। अब जब ग्लोबल सप्लाई की मंजूरी मिल चुकी है तो बिल्कुल बेनिफिशियरी होगा वेलस्पन इंडिया के लिए। ये तुरंत प्रभाव से एक्सपोर्ट यूएस, यूरोप, एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका में कंपनी कर पाएगी। तो क्लियरली ताजा खबर यह है कि कंपनी को ये जो अप्रूवल मिला है, कल जब ये खबर आई तब भी हमने देखा था स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिली और अब भी कंपनी के फंडामेंटल्स जो हैं इसी खबर के चलते इनका कारोबार काफी मजबूती से आगे बढ़ता हुआ आने वाले दिनों में दिखेगा। ओके अच्छा, तो मानसी ये बताइए, ये वाले मास्क कौन से, वो मुंह पे लगाने वाले नहीं है, सर्जिकल मास्क है, ये कौन से वाले मास्क है, कोविड वाले नहीं है? नहीं सर, ये नहीं फेस मास्क ही है, लेकिन ये फेस मास्क जो हैं जो मटेरियल से बनाए जाते हैं वो मटेरियल काफी ज्यादा गुणवत्ता वाला अच्छा मटेरियल माना जाता है। और ये मास्क यहाँ पर तो ये बना ही रहे थे, लेकिन इसे ग्लोबल सप्लाई के लिए अब मंजूरी मिलती हुई दिखी है, तो ये एक बड़ी बात है। और ये जो मंजूरी मिली है ऑलरेडी BIS और CE की मिल चुकी थी, लेकिन USFDA 510K जो कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट सर्टिफिकेशन माना जाता है वो कंपनी को अब मिल गया है, तो वो ग्लोबल सप्लाई कर पाएंगे इन मास्क की। ओके तो ये है इन मास्क की बड़ी खासियत। वेल्सपन इंडिया के लिए अच्छी खबर, और वेल्सपन इंडिया कल जय ठक्कर साहब को भी पसंद था, और हमारे एक और एक्सपर्ट, 2 एक्सपर्ट ने मुझे जहां तक याद है वेल्सपन इंडिया में खरीदारी करने की राय दी थी, और वो राय सही और सटीक साबित होती दिखी थी। काफी इंटरेस्टिंग एक्शन दिखा भी। आइए एक और इंटरेस्टिंग एक्शन दिख रहा है एक स्टॉक में, और वो है जेन इरिगेशन। बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के साथ तैयार है हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश बताइए जेन इरिगेशन को लेकर क्या है खबर? बिल्कुल, जैन इरिगेशन को आखिरकार बेड़ा पार वाली स्थिति हुई है, और अब जो इसका रिस्ट्रक्चरिंग प्लान था कर्जों का, उसको फाइनली जो लीड लेंडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी तरफ से मंजूरी मिल गई है। और जल्दी ही हम देखेंगे कि जो दूसरे बैंक हैं वो बैंक भी इसी तरह से रिस्ट्रक्चरिंग प्लान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अगस्त के आखिरी हफ्ते में जो है रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को मंजूरी मिली है, और इस रिस्ट्रक्चरिंग प्लान की मंजूरी के बाद बाकी बैंक, जैसा मैंने कहा, कि बोर्ड से अप्रूव कराएंगे, और उसके बाद एग्रीमेंट जो है वो साइन होगा, और उसके बाद ये रिस्ट्रक्चरिंग प्लान पर अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। हमने मई में बताया था, 29 मई को ये बताया था कि प्लान में कुछ दिक्कतें आ गई हैं, और दिक्कतें ये थी कि कुछ नई शर्तें जोड़ दी गई थी, और उस वक्त हमने ये कहा था कि 2 से 3 महीने की देरी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान में हो सकती है, और उसी के मुताबिक करीब करीब 2 महीने के बाद आखिरकार ये प्लान जो है जैन इरिगेशन का वो मंजूर हो गया है। तो जो रिस्ट्रक्चरिंग की शर्तें पहले थी उसके हिसाब से ये था कि 2800 करोड़ का पार्ट जो था 4000 करोड़ में से वो सस्टेनेबल माना गया था, और 1200 करोड़ को अनसस्टेनेबल माना गया था। बीच में ये भी चर्चा आई थी, जो स्क्रीनिंग कमेटी है स्टेट बैंक की, उसकी तरफ से, कि अनसस्टेनेबल का पार्ट जो है वो और बढ़ा दिया जाए। साथ ही कुछ और भी शर्तों को जोड़ने की बात कही थी, जिसमें यह था कि जो कंपनी के रिसीवेबल थे, यानी कंपनी का जो पैसा दूसरे लोगों पर बाकी था, जो कंपनी ने दिखाया था अपने बुक्स में, उसको ऑडिट करना था। वो सारी चीजें आखिरकार पूरी हो गई, और ठोंक बजाकर एक तरह से कहें तो फाइनली स्टेट बैंक की तरफ से रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को मंजूरी मिल गई है। ओके तो ये है आपके लिए एक बड़ा रिजोल्यूशन होने की तैयारी में जेन इरिगेशन के लिए। स्टॉक काफी दिनों से लगातार 5% के ऊपरी सर्किट पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज भी ऊपर के सर्किट पर स्टॉक नजर आएगा। पिछले कुछ दिनों का, महीना 2 महीनों का चार्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फर्स्ट टाइम जेन इरिगेशन में हमने जब स्टोरी की थी 17-18 रुपए के आसपास का दाम था, तब भी हमने कहा था कि SBI समेत बाकी लेंडर्स के साथ में रिजोल्यूशन प्लान आगे बढ़ने की तैयारी में। अब खबरें आ रही है कि ये लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। हालांकि SBI ने किसी भी तरह से इनकार किया है इस खबर को लेकर। आपके लिए ये आपके लिए जेन इरिगेशन को लेकर पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। भरपूर एक्शन है बाजार में। इस बीच आइए बढ़ते आगे, और फिनॉल बनाने वाली कंपनियों में भी एक्शन भरपूर है। क्या वजह है कि इन कंपनियों में जबरदस्त एक्शन है? आशीष हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए पूरी डिटेल्स। आशीष बताइए। अनिल जी, 2 कंपनियों को अपने रडार पर रखना है। सबसे पहले आप देखिए दीपक नाइट्राइट और दूसरा हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स। इन दोनों कंपनीज के लिए काफ़ी बढ़िया खबर यह आती हुई दिख रही है कि फिनॉल की मांग और कीमतों में अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला। खासतौर पर अगर आप देखें तो मुंबई में जो मांग है वहाँ पर काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है।
देखिए देश में 3 दिग्गज कंपनियां जो फिनॉल का उत्पादन करती हैं, टॉप 3 कंपनी है। इनकी अगर कुल उत्पादन क्षमता को आप प्रति महीने डिवाइड करके देखें तो 25,000 टन के आसपास आती है। और फिलहाल जो सिनेरियो बन रहा है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, क्योंकि 35 से 40,000 टन के आसपास प्रति महीने की मांग है। यानी आप समझ लीजिए कि डिमांड सप्लाई का बड़ा मिसमैच यहाँ पर देखने को मिला है, और इसके चलते जो फिनॉल की स्प्रेड्स हैं बाजार काफी एक्टिवली ट्रैक करता है, इसमें एक बड़ा उछाल और बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। और देश में इंपोर्ट भी देखिए लगातार कमी हो रहा है, फिलहाल भी आप देखें तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, 5-7 हजार टन के आसपास है। और देखिए मांग यहाँ पर देखने को मिल रही है डाइवर्सिफाइड सेक्टर से, प्लाईवुड से देखने को मिल रही है, पर्सनल केयर है, फार्मा है, फ्रेग्रेंसेस सेगमेंट है। यहाँ से अगर आप देखें तो मांग में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। इसके चलते आपको जो 2 कंपनी जिनका मैंने जिक्र किया वहां पर नजर रखनी है। और हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स, इसकी जो क्षमता है करीब 3,000 टन आसपास है प्रति महीने की, लेकिन देश की सबसे बड़ी सबसे दिग्गज कंपनी और इस खबर का सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है दीपक नाइट्राइट को होगा, क्योंकि 18,000 टन के आसपास की जो है उत्पादन प्रति महीने की क्षमता है। और यहाँ पर कंपनी जो है डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स में एक्सपांशन प्लान भी कर रही है, तो इसका सीधा फायदा और बड़ा फायदा दीपक नाइट्राइट को होगा। ओके, तो ये है आपके लिए फिनॉल बनाने वाली कंपनियों में आपके लिए बड़े मौके बनते हुए दिख रहे हैं, और यही वजह कि इन स्टॉक्स में भयंकर और भरपूर तेजी होती हुई दिख रही है। चोपड़ा साहब, कुछ पसंद है आपको फिनॉल बनाने वाली कंपनियां या फिर कोई केमिकल कंपनी? देखिए बहुत सारी कंपनीज आपने बताई, और इसमें दीपक नाइट्राइट नो डाउट सबसे अच्छी लगती है। F&O में भी है, और बहुत अच्छा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहा है इस कंपनी ने। तो अगर आप मेरे से पहली चॉइस मुझे पूछेंगे तो वो दीपक नाइट्राइट है। और अगर आप केमिकल और एग्रोकेमिकल क्षेत्र की बात करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज हैं। मैंने पहले भी मेंशन किया था, जैसे सुमिटोमो केमिकल मुझे बहुत अच्छा लगता है एज ए कंपनी, और उसके अलावा यूपीएल है जिसमें मुझे लगता है गिरावट हो चुकी है, तो यूपीएल में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा धानुका एग्रीटेक है एक और कंपनी जो मुझे एग्रोकेमिकल स्पेस में अच्छी लगती है, और इसमें एक रेगुलर ग्रोथ देखने को मिला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ एक कंपनी हैं अच्छी जहां पर नज़र रखनी चाहिए। और केमिकल क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है अनिल जी, मुझे लगता है कि जिसमें हम रेगुलर ग्रोथ देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों में, और आगे 5-6 सालों के लिए भी अगर कोई लेना चाहे तो गिरावट में लीजिए, ये कंपनीज बहुत अच्छी हैं। ओके, गिरावट में खरीदारी करने की राय केमिकल कंपनियों में आपके लिए आती हुई दिख रही है। आइए एक और स्टॉक है जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हम कर भी रहे थे, कुणाल जी और राकेश जी ने भी रिकमेंड किया था, वो है LIC हाउसिंग, 415 रुपए के आसपास। कैनफिन होम्स आज सुबह से कई बार रिकमेंडेशन में आया है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से, और LIC हाउसिंग भी। आज जो खबर मैं LIC हाउसिंग के लिए पढ़ रहा था वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और उस लिहाज से भी एक्शन इस स्टॉक में भरपूर होता दिख रहा है कि LIC हाउसिंग ने एक स्ट्रेटेजिक टाइप किया है इंडिया पोस्ट, यानी कि हमारे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के साथ, पेमेंट बैंक जो है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का, उसके लिए। और लगभग 4.5 करोड़ कस्टमर्स जो हैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के, उनके जरिए होम लोन प्रोडक्ट आपके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस भी बेच पाएगा। ये इंटरेस्टिंग खबर है LIC हाउसिंग फाइनेंस को लेकर कि इन्हें एक बढ़िया स्ट्रेटेजिक टाई अप मिला है। और दूसरी एक खबर और जो आने वाली है थोड़े दिनों में LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए, उस पर नजर रखिए। देखिए जो कुछ मामला PNB हाउसिंग फाइनेंस में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो कार्लाइल को किया जा रहा था, उस डील को लेकर जो हुआ, उसके बाद बारबेक्यू नेशन ने अपना प्रेफरेंशियल किया। अब LIC हाउसिंग को भी प्रेफरेंशियल करना है और वो LIC को देना है, और वो जा रहा है 515 रुपए में, बहुत बड़ी प्रीमियम पर, यहाँ से 415 के सामने 515 रुपए की प्रीमियम पर। तो ये 2 बड़े ट्रिगर हैं LIC हाउसिंग के लिए जिन पे एक्शन भरपूर है। LIC हाउसिंग, चोपड़ा साहब आपकी राय लेना चाहता हूं इस पे। वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक बहुत ही अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, वन ऑफ द चीपेस्ट है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में, और उसके बाद चार्ट्स पर फिर से राय लूंगा, लेकिन एक बार जल्दी से बताएं आपकी राय LIC हाउसिंग फाइनेंस पर। देखिए अनिल जी, मुझे लगता है कि हाउसिंग स्पेस पूरा का पूरा रिवैम्प हो रहा है, और हम लोग मैं भी रादर पिछले 6-8 महीनों से बहुत ज़ोर से रिकमेंड कर रहा हूं कि रियल एस्टेट और रियल एस्टेट के आसपास के जो क्षेत्र हैं बहुत अच्छा करना चाहिए उन कंपनीज को। उसमें से एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी हैं। तो अगर आप जो कैनफिन होम्स में आपने जो तेज़ी देखी, मुझे लगता है वो LIC हाउसिंग में होने वाली है। और जिस प्रकार से अगर आप अपने आसपास देखें, बिल्डर्स का अगर डेटा चेक करें तो बहुत तेज़ी से
ऑफटेक हो रहा है। और जो भी मेरी ग्राउंड लेवल पे भी एक HDFC लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर से बात हुआ तो उन्होंने बताया कि जो लोन्स ये लोग 4-5 साल पहले किया करते थे उससे भी कहीं ज़्यादा अब ये कर रहे हैं, तो उनका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। इस बार जो रिजल्ट्स आएंगे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के, मेरा ये अंदेशा है, मेरी आशा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो हैं तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सारी ही अच्छा करेंगी, जिसके अंदर HDFC, LIC हाउसिंग, कैन फिन होम जो दिग्गज कंपनीज हैं सारी अच्छा करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो हाउसिंग से रिलेटेड सेक्टर हैं उसमें एक स्टॉक मैंने रिकग्नाइज किया है, अगर आप अलाउ करें तो मैं बहुत बताना चाहूँगा। जो हाउसिंग से रिलेटेड सेक्टर है वो भी मुझे अच्छे लगते हैं। जी हाँ, प्लीज जरूर इसमें जरूर बताएं सर, बताएं। मैं आपके पास आ ही रहा हूँ, उससे पहले एक बार जल्दी से LIC जी LIC हाउसिंग पर जल्दी से एक बार चार्ट्स पर राय ले लूं, क्योंकि कुणाल जी राकेश जी ने रिकमेंड किया है 412 रुपए के आसपास और वहां से स्टॉक में मजबूती आई भी है। कुणाल जी जरा बताएं इसके बारे में। अनिल जी देखिए, चार्ट बहुत शानदार है। अभी मैंने कहा कि दो कंपनियां जो हैं HDFC और LIC हाउसिंग फाइनेंस, चार्ट बहुत गजब के लग रहे हैं। और अच्छी बात अनिल जी LIC में है कि एक तो फंडामेंटली बहुत चीप है, दूसरी चीज है चार्ट्स पर इसमें उस तरह का मोमेंटम नहीं बना जिस तरह बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में हमने देखा है। तो काफी बड़ी कैचअप रैली यहां पर बन सकती है। 440 हमने टारगेट दिया है, उसके परे जाने की क्षमता दिखती है। बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए, खरीदारी करके चलें। 440 तक जाने की क्षमता साफ दिख रही, स्टॉक है मजबूत। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब चोपड़ा साहब से जानने का वक्त है, उनकी पसंद का शेयर। चोपड़ा साहब बताएं सर। मैं दो स्टॉक्स, अगर आप कहें तो 3 स्टॉक्स भी बता सकता हूं। तो पहला मेरा रिकमेंडेशन है वो है बॉश। मैं अभी हाउसिंग वाले बाद में आता हूं। बॉश एक फ्यूचर्स में है स्टॉक, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूरा का पूरा ऑटो इंडेक्स के अंदर एक कंसोलिडेशन के बाद तेजी शायद देखनी चाहिए, और मेरे को लगता है कि ये एक दिग्गज कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है, और भारत में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं इसके, और कुछ प्रोडक्ट्स तो मोनोपोली प्रोडक्ट्स हैं। तो मुझे लगता है बॉश जो करीब अभी 14,300 के लगभग ट्रेड कर रहा है, ये 15,500 का मैं टारगेट इसमें देना चाहूँगा, और लगभग 1,000 रुपये की चाल मुझे दिखती है। लास्ट वीक भी मैंने वोल्टास रिकमेंड किया था करीब 990 रुपये पे, जो आज 1209 का टॉप लगा के आया। तो मुझे लगता है वोल्टास की तरह ही इसमें एक चाल आनी चाहिए, जिसमें 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, मगर संभवतः ये आपको 15,000 के ऊपर जाते हुए दिखेगा। जो दूसरा स्टॉक है अनिल जी मैं जो देना चाहूँगा, जैसे हमने ये हाउसिंग क्षेत्र से रिलेटेड कंपनी है, टाइल्स में है ये कंपनी, और बाथ फिटिंग्स वगैरह भी बनाते हैं और बाथरूम के सारा इक्विपमेंट बनाते हैं। एशियन ग्रेनिटो, अभी भी ये स्टॉक में इसका फाइनेंशियल्स चेक कर रहा था, करीब 7 की प्राइस टू अर्निंग पे मिल रहा है। और ये ऐसी कंपनी, जो भी कंपनी मैं कहूँगा ऐसे मार्केट्स में जो आपको कम प्राइस टू अर्निंग में दिखती है, जिसका EPS बहुत अच्छा है, वहाँ पर थोड़ा कंफर्ट आ जाता है, क्योंकि वैल्यूएशन स्ट्रेच नहीं है। तो इस कंपनी में भी खरीदारी की जा सकती है। मुझे लगता है ये आराम से आपको 180-190 का टारगेट इसमें देखने को मिलेगा। और इसके अलावा फाइनली मुझे जो एक और स्टॉक अच्छा लगता है वो है जिंदल स्टील। हम आई थिंक आपके चैनल पे आज सुबह से मैं देख रहा हूँ 2-3 लोगों ने रिकमेंड भी किया, तो जिंदल स्टील में भी मुझे लगता है यहाँ से तेजी बननी चाहिए, और इसका एक काफ़ी बड़ा टारगेट देना चाहता हूँ। यदि कोई 1 साल की अवधि के लिए इसको रोक के रखेगा तो मुझे लगता है 700-750 तक जा सकता है। जैसे हिंडाल्को के लिए मैंने एक लंबा टारगेट दिया था, मुझे लगता है जिंदल स्टील एंड पावर भी, क्योंकि अपना पावर बिजनेस हाइव ऑफ कर रहा है अनिल जी, और जैसे ही पावर बिजनेस हाइव ऑफ करेगा तो वो जो डेट है और कम हो जाएगा, कर्जा कम हो जाएगा, और सीधा बैलेंस शीट को बेनिफिट पहुंचेगा। तो जिंदल स्टील एंड पावर भी मुझे लगभग 1-1.5 साल 2 साल के लिए अगर कोई रखे तो यहाँ से डबल होने का दमखम रखता है। तो ये भी एक बड़ा टारगेट में देना चाहता हूँ अनिल जी। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। बॉश, एशियन ग्रेनिटो और JSP के लिए 3 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आए खरीदारी की। आइए, वक्त है बैन से बेनिफिट का। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार है। आशीष बताइए, एंट्री एग्जिट कोई संभावना है? अनिल जी कोई बदलाव नहीं होगा लिस्ट में। देखिए 2 स्टॉक बैन में है, बैन में बने रहेंगे। नाल्को यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल 118% है, तो कोई चांस ही नहीं कि नाल्को तो लंबे समय तक बैन में रहेगा ही, बाहर नहीं आएगा।
इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल 90% के आसपास है। जब तक 80% से नीचे नहीं आती कोई भी स्टॉक बैंड से बाहर नहीं आएगा। कोई स्टॉक फिलहाल ऐसा है नहीं जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 95% के आंकड़े के ऊपर हो। हालांकि एक्साइड इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जो लगातार प्रयास करता है, हालांकि आता नहीं, और अभी भी 95% से कम ही है। 94.2% चल रही है एक्साइड इंडस्ट्रीज की मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, लेकिन ये भी स्टॉक अनिल जी बैन में नहीं आएगा, यानी लिस्ट में कोई बदलाव नहीं है। ओके, तो आशीष, जब लिस्ट में कोई बदलाव नहीं, न कोई अंदर आएगा न कोई बाहर जाएगा, तो फिर एक गाना याद आता है, बहुत पुराना सुपरहिट गाना है। उस गाने की पहली लाइन ये है कि आप यहाँ आए किस लिए? अनिल जी अपडेट देने के लिए, अगर मिस हो जाए तो कोई तो ये है ना, इस गाने का इस्तेमाल हम वहां पर करते थे बहुत ज्यादा स्कूल के दिनों में। जब कोई हमारा मतलब साथ में पढ़ने वाला हमारे जो कलीग है, जो भी हमारे जो स्टूडेंट्स है, अगर होमवर्क करके नहीं आता तो हम यही पूछते, जब होमवर्क नहीं करके आए तो आए किस लिए हो? तो बस ठीक है, अपडेट देते रहे, कहीं कोई बदलाव हो रहा हो तो पता चले। तो आशीष जी ने आपको अपडेट दे दिया, दोनों के दोनों स्टॉक बने रहेंगे, और यही बताने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़े। आशीष, हमेशा की तरह भले आप कुछ भी बदलाव न कर रहे हो, फिर भी हमारा धन्यवाद देने का काम बिल्कुल उसी तरह से रहेगा। शुक्रिया आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और बाजार फिर से हरे निशान में लौटते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी फिर से थोड़ा मजबूत हुआ, 17,350 के आसपास आने के बाद हरे निशान में लौट चुका है। बैंक निफ्टी भी 36,500 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है आपको। तो ये आपके लिए बड़े एक्शन वाला आपके लिए मामला बनता हुआ दिख रहा है। फिर से रिकवरी आती दिख रही है, आखिरी घंटे में थोड़ी तेजी के आसार फिर से बनते हुए दिख रहे हैं। एक और स्टॉक जिसका जिक्र आज सुबह हुआ, इंडस टावर। मेरे ख्याल से हमारे काफी एक्सपर्ट्स ने आज इंडस टावर को पसंद भी किया था, सुबह खरीदारी की बात भी हुई थी। इंडस टावर किरण जी की तरफ से आई थी कॉल, और मेरे ख्याल से शायद हिमांशु जी भी बुलिश थे इंडस टावर पर। वागले साहब, एक बार आप चार्ट देखिए। किरण जी तो अभी इस वाले शो में नहीं है, लेकिन आपकी राय लेना चाहता हूं। मजबूत होता दिख रहा है स्टॉक। अनिल जी, किरण जी ने जो लेवल्स कहे थे, मुझे याद है 230, 32, 32 के आसपास थे। ऑलरेडी एक 6-7 रुपए की मुंह आ चुकी है, और अभी भी मुझे अच्छा लग रहा है। पोजिशनली बहुत ही अच्छा व्यू बनता है। थोड़ा सा अगर इसमें लंबा स्टॉप लॉस लेते हैं 230 का, मुझे लगता है ये 255, 260 तक 3 से 4 दिन में जाना चाहिए। और आज एक प्राइस और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, तो मुझे लगता है किसी ने बाय किया है तो बिल्कुल खड़े रहे, थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस ले, थोड़ा सा पोजिशनल व्यू ले। 260 तक ये स्टॉक जा सकता है। बिल्कुल, तो इंडस टावर्स पर रखिए नजर, बढ़िया मोमेंटम में आ रहा है। सुबह भी इस पर बात हो रही थी, और बाकी पूरे टेलीकॉम स्पेस में भी आज आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। तो आइए इसके बारे में ही थोड़ी और डिटेल्स भी हम जानते हैं। हमारे साथ कुशल गुप्ता भी जुड़ रहे हैं बताने के लिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है टेलीकॉम स्पेस में जो इतनी अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। कुशल, बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, और यहाँ पर एक ही बजवर्ड है, जिस तरह से टेलीकॉम कंपनियों में जो हमें पिछले कुछ दिनों से जो तेजी देखने को मिल रही है और आज भी इतने बड़े एक्शन में है, वो है आरपू का। और कहीं ना कहीं अब मार्केट भी ये अब अंदेशा लगाकर चल रहा है कि आगे आने वाले कुछ महीनों में तेजी से काफी सारे टेलीकॉम कंपनियों में आरपू बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। और यहाँ पर अगर ये बढ़ता है तो ऐसा नहीं कि एक या दो टेलीकॉम कंपनियों को फायदा मिलेगा, इसके पूरा का पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री का जो मार्केट साइज है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपने देखा है जिस तरह से पिछले 4-5 सालों में जो प्राइस वॉर्स हुई थी, उसकी वजह से आरपू कंसिस्टेंटली जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनके घटते हुए नजर आ रहे थे, पर अब रिवर्सल के ट्रेंड साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आप डेटा यूसेज को देखें या फिर जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका काउंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जो डिजिटल सर्विसेज यूसेज है वहां पर भी काफी शानदार इंक्रीज हमें देखने को मिले हैं पिछले 3-4 सालों से। और यही नहीं, आप देखिए जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर को लेकर सरकार भी अब लगातार फोकस में आती हुई नजर आ रही है। पीएमओ ने साफ तौर पर डीओटी को कहा है कि आप एक रिलीफ पैकेज डिजाइन कीजिए, तो उसको लेकर भी अगर कोई प्रतिक्रियाएं आती हैं, कोई ठोस चीजें आती हैं सामने, तो वोडाफोन आइडिया जो है उसको सबसे बड़ा बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। तो 2 फैक्टर जो है अभी प्ले आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। टैरिफ बढ़ाने पर खबरें भी काफी सारी हैं। आपने देखा कुछ दिन पहले सुनील भारती मित्तल जो चेयरमैन है भारतीय एयरटेल के, उन्होंने कहा था कि FY22 यानी मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही उसके अंत तक ही आपको 200 रुपए का
आरपू देखने को मिल सकता है, ऐसा वो उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। मौजूदा आरपू में आपको बताऊं तो भारतीय एयरटेल का 146 के करीब है, तो मौजूदा आरपू से भी ऑलमोस्ट 30-33% की ग्रोथ वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इनफैक्ट वोडाफोन आइडिया ने तो ऑलरेडी कुछ दिन पहले 13 से 14 सर्कल्स में अपने 2G के रेट्स बढ़ा दिए हैं, तो टैरिफ हाइक्स जो है वो भी इंक्रीज हो रही हैं और सरकार का भी जो फोकस है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर बढ़ता जा रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ तो काफी कुछ, इनफैक्ट काफी कुछ हो रहा है टेलीकॉम सेक्टर में। काफी एक्शन हो रहा है टेलीकॉम सेक्टर में और आज भी आप बढ़िया मूव आते हुए देख रहे हैं। चोपड़ा साहब, रिलायंस, भारती और वोडाफोन, अगर एक टेलीकॉम स्टॉक खरीदना हो तो कौन सा होना चाहिए सर? देखिए, मुझे भारती ज़्यादा बेहतर लगता है। उसका रीज़न ये है कि टेक्नोलॉजी वाइज मुझे लगता है भारती अपने पूरे अपने सिस्टम को रिवैम्प कर रहा है। जो इन्होंने कंपनी खरीदा था वन वेब, जो कि यूके का कंपनी है, जिसके पास लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं, आने वाले समय में मुझे लगता है जो टावर बिजनेस है या जो फाइबर बिजनेस है, जिसमें स्टरलाइट ऑप्टिकल वगैरह कंपनीज हैं जो टेलीकॉम फाइबर यूज़ करते हैं, तो वो रिडंडेंट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और उसके एवज में नई टेक्नोलॉजीज आएंगी। और मुझे लगता है एयरटेल काफ़ी अच्छे से गेयर्ड अप है नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए। उन्होंने ऐसा कंपनी खरीदा है जिसके पास लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं और बहुत ही मुझे लगता है कि अच्छे कंसोलिडेशन के बाद करीब 6-7 साल उसने कंसोलिडेट किया है, वहाँ से अब मूव देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात, अब जो है जो डाउनवर्ड ट्रेंड था आरपूज में, जो गिरावट में, जो जियो के आने से डिसरप्शन हुआ था, मुझे लगता है अब वो रुक गया है और वो उल्टा हो रहा है और अब आरपूज बढ़ने चाहिए, कुछ बड़े भी हैं। और ये बात हम सबको जानना चाहिए, निवेशकों को भी और दर्शकों को भी, कि भारत में शायद दुनिया में सबसे लो टैरिफ्स हैं और आरपूज हैं। तो ये आरपू मेरे अंदाजे से करीब 300 रुपए तक जाना चाहिए, जो यहाँ से लगभग डबल है। अगर यहाँ से डबल आरपूज हुए तो टेलीकॉम कंपनीज के जो भी लॉसेज हैं, जो भी ड्यूज हैं एजीआर से रिलेटेड, उसमें वो काफ़ी उनको आराम मिलेगा और काफ़ी हद तक उनको उनके बॉटम लाइन को बूस्ट मिलेगा और कर्जे जो हैं वो दे पाएंगे। तो मुझे लगता है भारती इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस्ड। हालांकि एक वाइल्ड कार्ड है वोडाफोन, यहाँ से हो सकता है 10 रुपए भी चला जाए, मगर श्योरिटी कम है क्योंकि खबरों के बेस पे चलता है वोडाफोन। बट अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे भारती एयरटेल ज़्यादा अच्छा लगता है। रिलायंस में दूसरे बिजनेसेस हैं, रिलायंस का अच्छा लगने का कारण कोई और भी हो सकता है क्योंकि उसमें दूसरे बिजनेसेस भी हैं अपार्ट फ्रॉम जियो। तो अगर आप टेलीकॉम प्ले अगर बात करें तो मुझे लगता है भारती इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। भारती पर ही फोकस बनाए रखें, बेस्ट ऑप्शन है इस समय पर। इंडस टावर फिलहाल आज के लिए बेस्ट ऑप्शन निकलते हुए दिख रहा है। 7% की तेजी इस पर आ रही है। लगातार जब इस स्टॉक पर आज चर्चा हुई है वहां से और ऊपर ही जाते हुए दिखा है। तो नजर रखिए, इंडस टावर आज का स्टार है, पर वैसे अगर आप टेलीकॉम प्ले में खेलना चाह रहे हैं तो फिर आपकी नजर भारती एयरटेल पर होना चाहिए इस समय। इस बीच MMTC, सुमित जी जरा इसकी चार्ट देखें क्योंकि अभी अभी एक वर्टिकल स्पाइक आते हुए दिख रहा है MMTC। क्या चल रहा है इस चार्ट में सर? दीपांशु, थोड़ा सा स्पाइक तो आया है लेकिन स्टॉक का जो ऊपर में इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 47.50 का। जैसे ही 47.50 ब्रेक होता है तो फिर स्टॉक के अंदर अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होगा और फिर स्टॉक ऊपर में 51 से 52 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। तो पोजीशंस होल्ड करके चले। स्टॉक में ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, 47.50 का इमीडिएट हर्डल, वो ब्रेक होते ही 51 से 52 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और नीचे में जो सपोर्ट है 44, 44.5 के आसपास का है, तो ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। बिल्कुल, तो MMTC पर रखिए नजर। अभी अभी एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है। आइए देखते हैं वागले साहब ने क्या स्पॉट किया है बिगुल उनके लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरा BTST LIC हाउसिंग फाइनेंस पर ही है। 416.5 का करंट भाव है। 416.5, 415, 414 ये बाइंग रेंज होगी। मुझे नहीं लगता है उसके नीचे जाना भी चाहिए। 411 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 430 तक के पैटर्न के टारगेट, एक वी शेप पैटर्न बना है तो 430 तक के पैटर्न के टारगेट मुझे लगता है कल के दिन में आने चाहिए। ओके, तो 430 की तरफ जा रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस। नजर रखिए, अभी इस पर हम खबर की भी बात कर रहे थे। इंडिया पोस्ट के साथ जो टाइप है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। आइए, जय ठक्कर भी हैं हमारे साथ तैयार, चलते हैं उनके पास। स्वागत है बिगुल के साथ कैश का ऑप्शन।
स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या है स्ट्रैटेजी इस समय? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, मॉर्निंग में तो 17,350 का आपने कॉल ऑप्शन दिया था 99 पे, 136 का फर्स्ट टारगेट था, 126 127 का इनफैक्ट हाई लगाया, तभी हमने राय देती थी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 17,450 का मेरा व्यू था और फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 5 पैसे रह गया, 17,450 आ चुका था तभी। अभी बैंक निफ्टी में मैं बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, 36,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं 9 सितंबर की एक्सपायरी का। 192 पर ये ट्रेड कर रहा है, 79 का स्टॉप लॉस रखे, 343 एंड 427 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है, 343 एंड 427 ये दो टारगेट्स के लिए खरीद के चल सकते हैं। 36,500 का बैंक निफ्टी के स्ट्राइक 36,500 के स्ट्राइक का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की रिकवरी अच्छी खासी थी बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में तो बिल्कुल 17,300 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट है ही, वहाँ पे अच्छा खासा राइटिंग भी देखने मिल रहा है। बट बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने कहा था मॉर्निंग में भी, कि 36,100-200 की जो रेंज है वो इम्पॉर्टेंट है, और वो रेंज अगर होल्ड कर जाती है ये एक्सपायरी बेसिस पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दीप ऊपर में बैंक निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स 36,850 37,000, सो ये लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है, 36,500 के कॉल पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यह है जय की तरफ से राय इस समय, और एक्शन यहां से और बनते हुए दिख सकता है। थोड़ा सुस्त दिख रहा है बैंक निफ्टी इस समय, बट निचले स्तरों से जैसा कि जय कह रहे हैं, दिन में एक अच्छी रिकवरी आई थी और फिर वहां से और एक्शन आपको बनते हुए दिखेगा। बैंक्स पर रखिए नजर, साथ ही कुछ और काउंटर्स पर भी रखिए नजर जहां पर मूव आ रही है। IDFC फर्स्ट बैंक आज पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, और टेलीकॉम स्टॉक्स की बात करें। जी सर। नहीं दीप, आप कह रहे हैं कि थोड़ा आपको बैंक निफ्टी सुस्त दिख रहा है, लेकिन मुझे बैंक निफ्टी से भी ज्यादा कुछ और सुस्त दिख रहा है। कोई अंदाज लगा सकते? सारे एक्सपर्ट्स को जरा सामने लाइए स्क्रीन पर, आप भी अंदाज लगाइए दीप, और आपके अलावा और भी कोई अंदाज लगाए, बैंक निफ्टी से ज्यादा कौन सुस्त दिख रहा है आपको? स्क्रीन पे देखिए। नहीं, ट्रेडिंग स्क्रीन पे नहीं, टीवी स्क्रीन पे देखिए। देखिए, जो सबसे ज्यादा सुस्त खुद बोल दे, अगर खुद नहीं बोलेगा तो हम वोटिंग करवा लेंगे। सबसे ज्यादा मुस्कुराते हुए विश्वेश जी दिख रहे हैं, आप समझ तो गए विश्वेश जी, इस सुस्ती की कोई खास वजह आए तब से आपकी आवाज सुनने को नहीं मिली, मैं तो भूल भी गया कि आप शो पे भी है। अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि देखिए बैंक निफ्टी अगर सम रीज़न से 36,200 तक आता था तो दैट वुड बी अ वेरी वेरी गुड बाय, और समहाउ निफ्टी में आज का जो फॉर्मेशन है वो इंडिसिसिव है, विच इज़ डोजी, और स्टॉक स्पेसिफिक अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ चांसेस ऑफ फ्लश आउट। तो आई एम जस्ट कीपिंग अ स्टैंस कि अगर करेक्शन आता है 50-100 पॉइंट निफ्टी का तो खरीदना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे आया तो दिक्कत हो जाएगी। मीनवाइल सारे दूसरे हमारे एक्सपर्ट्स के जो ट्रेड है मुझे लगता है काफ़ी अच्छे हैं। LIC हाउसिंग मैं भी देख रहा था, तो मैं फ़िलहाल के लिए अनिल जी वेट एंड वॉच सिनेरियो में हूँ। जय का जो बैंक निफ्टी का कॉल है वो बहुत ही अच्छा है, इनफैक्ट मुझे भी लेना है, बट समहाउ मुझे थोड़ा सा ये कंफर्ट चाहिए था कि रेट थोड़े से बेटर हो, क्योंकि मैंने कल शायद आशु जी को देखा था और उन्होंने जो पुट स्प्रेड दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है सम रीज़न की वजह से कि मार्केट साइडवेज हो सकता है, क्योंकि लास्ट कई दिनों के बाद हमने वॉलेटिलिटी में थोड़ा सा स्पाइक देखा है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच। और आज अनिल जी आप देखेंगे तो IT भी डाउन है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच इंडेक्स में इज़ नॉट अ बैड आइडिया, इसीलिए मैं साइलेंटली बैठा हूँ अनिल जी। नहीं बिल्कुल, और कुछ नहीं करना और कुछ नहीं करने का डिसीजन लेना, ये भी अपने आप में एक बड़ा डिसीजन है। जरूरी नहीं कि हर वक्त आप कुछ न कुछ एक्शन ले ही, शांति से चुपचाप बैठना भी, लेकिन हाँ, अगर हम आपके पास नहीं पहुंच पाए, इतनी देर में सवाल नहीं पूछा, गलती हमारी है, हमें ध्यान रख के पूछना चाहिए, व्यू लेना चाहिए। लेकिन चलिए, जब ध्यान आया तभी हमने कहा चलिए विश्वेश जी से बात की जाए, मुलाकात की जाए। विश्वेश जी, एक और स्टॉक है, अब आए हैं तो आपसे मैं राय लेना चाहता हूं, वो है डॉलर इंडस्ट्रीज। 7% मजबूत है, इसके चार्ट्स आप देखकर रखिएगा तैयार। तब तक मैं एक बार सुमित जी के पास होकर आता हूं। सुमित का सुपरहिट। बनाए सुमित जी।
अनिल जी 30.50 रुपए 30.60 रुपए का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। RVNL में बहुत दिनों के बाद अब वापस से रडार पे आया है। स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है, अच्छा खासा वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक के अंदर पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। 29 रुपीज 25 पैसा, 29 रुपीज 50 पैसा ये नीचे में सपोर्ट है, तो 29 रुपीज 25 पैसा ट्रेडिंग एसएल, इसको ध्यान में रखते हुए पोजीशंस इनिशिएट करें। स्टॉक यहां से इमीडिएटली मेरे को लग रहा है 32.5 रुपए का पहला टारगेट और 34 रुपए का दूसरा टारगेट। परसों के दिन में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई, कल थोड़ा सा ये साइडवेज गया, आज वापस से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है और लास्ट 2 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं और वॉल्यूम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो 32.5 से 34 के टारगेट्स के लिए RVNL में खरीदारी करें। 29 रुपीज 25 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। बिल्कुल, और ये है राय आपके लिए RVNL पर। और देखिए आपके RVNL के रिकमेंडेशन करते करते ये खबर स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ RVNL ने किया है एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक करार। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो कि पूरे देश भर में हाईवेज और रोड्स बनाने का काम करती है, उसके साथ RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड ने भी एक करार किया। इस करार की कुछ और विस्तार से आएगी जानकारी, लेकिन जानकारी जब तक आए तब तक स्टॉक पर रखिए नजर। 29.25 रुपए के स्टॉप लॉस नजर मत रखिए, सॉरी, नहीं तो मैं जिस बात के लिए मैं ही सबको पूछता हूँ वही मुझे बोलेंगे। नजर नहीं, खरीदने की राय है आपके लिए सुमित जी की तरफ से, यहाँ पर तेजी करने की राय आती हुई दिख रही। तो NHAI के साथ एक MOU, RVNL की तरफ से स्टॉक 8% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने के लिए ये करार किया गया, यानी कि लॉजिस्टिक्स सेवाएं दी जाए लोगों को, उसके लिए ये करार RVNL, रेलवे और NHAI की तरफ से, दोनों की तरफ से होता हुआ भारतमाला परियोजना के तहत ये MOU साइन किया गया है। 32, 50, 34 ये 2 टारगेट है जिसके लिए रखे तैयारी। आइए विश्वेश जी, डॉलर तैयार है आपके पास? जी बिल्कुल अनिल जी, देखिए मैं इसकी पैटर्न स्टडी कर रहा था। ये मोर और लेस 3 वीक का अप ट्रेंड के बाद 3 to 4 वीक साइडवेज रहता है। इनफैक्ट ये पूरा जो साइकिल है 100 रुपये से चला है, तो मुझे लग रहा है अनिल जी कि अभी रिसेंटली जो 340 का लो बना था वहाँ से ये जो चलता है तो एटलीस्ट 460 मेरे हिसाब से अपसाइड में दिखना चाहिए। तो अभी 390 चल रहा है। और अनिल जी अगर आप इसका मीडियम टर्म व्यू देखोगे तो मुझे लगता है 2018 में स्टॉक 480 490 के आसपास गया था। मुझे लगता है काफ़ी जल्दी हम वो लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फंडामेंटली भी ठीक लग रहा है जी, 2 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से कंपनी का सेल्स ग्रोथ है अराउंड 20% 22 के पी पे मिल रहा है, मुझे लग रहा है अनिल जी कि यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। 340 के स्टॉप लॉस से अगर कोई खरीदता है तो मुझे लगता है 1 से 2 महीने में 460 और 480 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो 460 480 के टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं। डॉलर इंडस्ट्रीज, इस पर रखिए राय, इस समय राय रखिए। RVNL पर भी जो 32.5 का पहला टारगेट है उसके बेहद करीब आपको आते हुए दिख रहा है। 32.2 के करीब ऑलरेडी आपको ये आते हुए दिख रहा है, बट जबरदस्त एक्शन RVNL पर बन रहा है। डॉलर इंडस्ट्रीज में भी आप अच्छी तेजी देख रहे हैं और बाजार में भी आपने देखा है कि बढ़िया एक्शन रहा है आज में। हालांकि क्लोजिंग की तरफ हल्की सी सुस्ती दिख रही है। तो आइए फिर जाने कि क्लोजिंग से पहले क्या स्ट्रैटेजी बना के जानी चाहिए, कल के लिए क्या पोजीशंस रखनी चाहिए। आपको चलते हैं अनिल जी के पास आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। सर, अमेरिकी फ्यूचर्स तो एकदम सपाट हैं। आज शाम को कैसा एक्शन रहेगा वो देखना पड़ेगा, बट फिलहाल हल्की नरमी अमेरिकी फ्यूचर्स में दिख रही है। यूरोप की भी अगर आप बात करें तो हल्की सी गिरावट यहां पर भी आपको आती हुई दिख रही है। कच्चा तेल एकदम सपाट है। गोल्ड और सिल्वर में आज आपको कमजोरी दिख रही है, स्पेशली सिल्वर जो 1.5% की वीकनेस दिखा रहा है। अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड पिछले 2 दिनों में बढ़ी है और फिलहाल 1.36% तक बढ़कर आपको आती हुई दिख रही है। बताएं सर, क्या करके जाना है? दीप, जो है वही रखो, मतलब नया कुछ मत करो। आज नया कल करेंगे। देखिए कल के लिए रेंज जो इमीडिएटली निकल रही ना 17,275 17,425, 17,275 17,325 की रेंज में आपको खरीदारी करनी है। यहाँ से 25 से 75 पॉइंट नीचे वहां पर आएगा तो खरीदना है। 17,400 425 के आसपास प्रॉफिट बुक करना है, 50-75 पॉइंट ऊपर। बीचों बीच में आप बंद हो रहे हैं तो आज वेट एंड वॉच, आराम करें। 3 दिनों के बाद यूएस खुल रहा है तो कल का कल देखेंगे। जो पोजीशन अगर आपकी है, समझो आप लॉन्ग है, तो आप सामने 17,200 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, माफ कीजिएगा पुट ऑप्शन खरीद लीजिए 17,200 का। तो थोड़ा
150 पॉइंट नीचे की आपकी हेजिंग हो जाएगी। शॉर्ट है तो 17,500 का कॉल खरीद लिए, थोड़ी प्रीमियम लगेगी, आपकी हेजिंग हो जाएगी फ्यूचर्स में। अगर ऑप्शंस में है तो कोई दिक्कत नहीं। तो रेंज बाउंड मार्केट है, ट्रेंड मजबूती का है। थोड़ा गैप से नीचे मिला तो ऐड करेंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जो है वो रहने दीजिए। तो फ्रेश खरीदारी के बजाय इंतजार करेंगे नीचे आने का, लेवल पर खरीदना ज़्यादा ठीक है। रेंज के बीचों बीच में बंद हो रहा है। बैंक निफ्टी 36,200 36,350 सपोर्ट रेंज है, उससे थोड़ा ऊपर बंद हो रहा है, तो इंतजार करते हैं, कुछ नहीं करना है। ऊपर में भी कोई ऐसी रेंज पर भी नहीं जहां शॉर्ट करें, तो वेट एंड वॉच वाला फ्रेश ट्रेड कल के लिए, आज के लिए कुछ भी नहीं। जो है पोजीशन, या तो 36,200 का पुट खरीद लीजिए या 36,800 का कॉल खरीद लीजिए, ताकि अगर किसी वजह से बड़ा मूव आ जाए तो उसकी आपकी हेजिंग रहे। बड़ा मूव नहीं आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, जो है वो ठीक है। जी दी। ओके, तो कोई फ्रेश पोजीशन ना बनाकर जाएं, एक थोड़ा हेज रख लें अगर आप एग्जिस्टिंग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। आज शाम अमेरिका में देखते हैं क्या होता है और फिर कल की कल देखी जाएगी मिड वीक एक्शन के लिए। पर आइए क्लोजिंग से पहले कुछ और कॉल्स ले लेते हैं। चलते हैं जय के पास। बिगुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, HDFC लिमिटेड मुझे अच्छा लग रहा है लेवल्स पे। लाइफ टाइम हाई लगाने को यहाँ से और भी मोमेंटम दिखना चाहिए यहाँ से। तो इसका 2850 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन हम खरीद के चल सकते हैं, जो करीब अभी आपको 64 रुपए के आसपास मिल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी मुझे अच्छा लग रहा है दीप। आप देखिए तो नीचे की तरफ इसका जो सपोर्ट बनकर आ रहा है 2800-2750 के आसपास आ रहा है स्पॉट पे। आई थिंक दिस इज वेरी गुड सपोर्ट फॉर HDFC लिमिटेड। ऊपर में लगभग ये स्टॉक 2950 3000 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है ये सीरीज में। तो इसीलिए 64 वाला कॉल ऑप्शन का फर्स्ट टारगेट जो मेरा दीपांशु रहेगा, दैट वुड बी 90 फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट इसका बनेगा 104 का। 90 एंड 104 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीद के चल सकते हैं HDFC लिमिटेड का 2850 का कॉल। इसमें स्टॉप लॉस आप नीचे की तरफ रख सकते हैं करीब 53 का। सो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो बहुत ही अच्छा बन रहा है। एंड जो हिसाब से लॉन्ग पोजीशंस बन रही है ये स्टॉक में, ये सीरीज में, आज भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट एडिशन है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2880 के आसपास आई थिंक प्रीवियस स्विंग हाई है, वो जैसे ही निकलता है और इसमें मोमेंटम बनेगा जो स्टॉक को 3000 तक के लेवल्स तक भी लेके सकता है ये सीरीज में। ओके, तो यह है आपके लिए HDFC लिमिटेड, बाजार का दिग्गज फाइनेंशियल नेम। यहाँ पर रखिए नजर। नितिन जी ने भी यहाँ पर थोड़ी देर पहले 2900 के कॉल के खरीदारी की राय दी थी। जय को पसंद है 2850 की कॉल। एक्शन भरपूर इस पर आपको आते हुए दिख सकता है। एक्शन टेक्सटाइल स्टॉक्स में पिछले कुछ महीनों से आ रहा है और आज भी आते हुए दिख रहा है। और एक बड़ा ट्रिगर जो इसके लिए इमर्ज कर रहा है, PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। कल कैबिनेट की बैठक होगी, हर वेडनेसडे को जो बैठक होती है, और उसमें इस स्कीम को मंजूरी मिल सकती है, ऐसी खबरें निकलकर आ रही हैं। और इसलिए पूरे टेक्सटाइल स्पेस में आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। मैन मेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल, इन सेगमेंट्स के लिए PLI स्कीम को मंजूरी मिल चुकी है। 10,700 करोड़ के आसपास का इसका आउटले होगा। ये है आपके लिए इस समय की बड़ी खबर। और टेक्सटाइल स्टॉक्स पर रखिए नजर, क्योंकि बड़े मूव्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। रेमंड तो ऑफ कोर्स आपको अच्छा एक्शन दिखा रहा है। डॉलर इंडस्ट्रीज की अभी हम बात कर रहे थे, वहां पर भी आपने बढ़िया मूव आती हुई देखी है। इसके अलावा नजर रखिए टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनीज अच्छी तेजी जो दिखा रहे हैं। मॉन्टे कार्लो एक और स्टॉक जो एक्शन में आपको आते हुए दिख रहा है। अरविंद फैशंस, यहाँ पर तो हमने लगातार आपके लिए फोकस बना के भी रखा है। वेल्सपन इंडिया, ये भी एक काउंटर है जो इससे बेनिफिट करेगा। तो टेक्सटाइल स्टॉक्स बढ़िया मूव आपको आती हुई दिख सकती है और PLI स्कीम, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आइए क्लोजिंग की तरफ चल रहे हैं, उससे पहले कुछ फाइनल कॉल्स ले लेते हैं। नितिन जी, फाइनेंशियल स्टॉक्स की बात हो रही थी और स्पेशली ये जो टेलीकॉम रिवाइवल की बात कर रहे हैं, जरा IDFC फर्स्ट बैंक पर भी अपनी राय दें। 2-2.5% ये भी ऊपर बंद हो रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक की चार्ट पर कैसी लगती है सर? देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक लास्ट 2-3 दिनों से इसमें OI एडिशन है और आज अच्छा वॉल्यूम भी है। तो मुझे लग रहा है कि IDFC फर्स्ट बैंक करीब 48-49 की तरफ जाना चाहिए। अभी 46 के आसपास है। स्टॉप लॉस 44 का होगा और करीब 49 से 50 के टारगेट हो सकते हैं। बट इसी से रिलेटेड भारती में काफ़ी अच्छी बाइंग मोमेंटम बन रही है। तो मुझे लगता है कि अगर ट्रेड लेना है तो भारती एयरटेल ज़्यादा बेटर ऑप्शन एक हो सकता है, वहाँ पे भी फोकस किया जा सकता है। बट वेयर एज IDFC फर्स्ट भी है, इसके भी टारगेट 49 के बन सकते हैं। तो 49 के टारगेट IDFC फर्स्ट के हैं। बट अगर आप टेलीकॉम पर नजर डाल रहे हैं तो भारती एयरटेल, जैसा हमारे सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं,
सबसे अच्छा विकल्प है। मीनवाइल वोडाफोन आइडिया को देखिए 15% ऊपर इस समय वोडाफोन आइडिया ट्रेड कर रहा है, वहां पर एक्शन है और वोडाफोन में एक्शन है। तो एक बार जरा ग्रासिम पर भी नजर डालिए क्योंकि ये भी एक मूव दिखा रहा है। इस समय करीब 1.5% की तेजी ग्रासिम पर है। वागले साहब जरा इसकी चार्ट पर राय दें, कोई BTST व्यू बनता है ग्रासिम पर सर? दीपांशु 1560 का वो लेवल है जिसके ऊपर अगर ये ट्रेड करने लगेगा तो थोड़ा सा मोमेंटम आएगा जो स्टॉक को 1600 तक लेके जाएगा। अभी 1557 है, 2-3 रुपए नीचे। तो अभी आपको लेना है लास्ट 3-4 मिनट में तो 1560 के पार होते ही ले ले। एक 15 रुपए का स्टॉप लॉस, 30-40 रुपए का टारगेट, ये ट्रेड सेटअप होगा। ओके, तो ये है आपके लिए ग्रासिम। नजर रखिएगा इस काउंटर पर भी टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड एक बढ़िया मूव ये भी आपको दिखाते हुए दिख रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक 3% ऊपर है, वोडाफोन 15% ऊपर है, इंडसइंड बैंक पर भी आप एक्शन देख रहे हैं। ऑफ कोर्स भारतीय एयरटेल मूव दिखा रहा है, पर इंडस टावर्स आज का स्टार परफॉर्मर रहा है। वायदा कारोबार में 7-8% की तेजी आपने इस पर आती हुई देखी है। चलिए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। एक्शन पैक दिन रहा, नए रिकॉर्ड्स आपने आते हुए देखे, पर उसके बाद थोड़ी सुस्ती बाजार में आई है। 17,350 के करीब निफ्टी क्लोजिंग के लिए तैयार, 36,450 के करीब बैंक निफ्टी। भारतीय एयरटेल टॉप गेनर, निफ्टी का 2.5% ऊपर। HDFC लिमिटेड और ITC इन दोनों दिग्गजों में हुई है खरीदारी, निफ्टी को निचले स्तरों से दिया है सहारा। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 0.5% ऊपर था और HDFC बैंक भी पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए दिख रहा है। तो इन सभी काउंटर से बाजार को सहारा मिलते हुए दिखा है, पर BPCL करीब 2% नीचे आज। सन फार्मा, टेक महिंद्रा, विप्रो, एक्सिस बैंक, हिंडाल्को, HCL टेक, इन्फोसिस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, TCS इन सभी दिग्गजों में आपने दबाव देखा है। बल्कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखें तो करीब 1:4 का ही आता है। तो डिक्लाइन ज्यादा रहे, हालांकि गिरावट उतनी भारी नहीं है निफ्टी की। 150 पॉइंट्स नीचे बंद हो रहा है बैंक निफ्टी। वायदा कारोबार की बात करें, वोडाफोन 15% ऊपर, IRCTC 9% ऊपर, नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर। इंडस टावर्स यहां पर भी 8.5% की तेजी। वोल्टास नया रिकॉर्ड है यहां पर भी। कैनफिन होम्स बढ़िया खरीदारी 4% ऊपर। पॉली कैब, IDFC फर्स्ट बैंक, JSPL, ICICI लोम्बार्ड, कोलगेट और टुवर्ड्स एंड गुजरात गैस और ग्रासिम दोनों में खरीदारी आती हुई। IEX जो इसका लगातार बढ़त का ट्रेंड हम देख रहे हैं वो आज भी बरकरार है। DLF में हुई है थोड़ी मुनाफा वसूली, नैल्को बैन में था 3% नीचे। पीरामल एंटरप्राइजेस इस पर था दबाव। स्ट्राइड्स फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स, मन्नापुरम, कैनरा बैंक, कोफोर्ज, टाटा केमिकल्स, एस्ट्रल, इंडिया बुल्स हाउसिंग और इंडिया मार्ट यहां पर भी आपने हल्का दबाव बनते हुए देखा है। पर ढेरों और स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छी मूव आज दिखाते हुए गए हैं क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में एक फिर से तेजी का माहौल रहा। डिश टीवी 12% ऊपर था। RVNL अभी यहां पर खबर आई थी, नजर रखिए, सुमित जी का पहला टारगेट ऑलमोस्ट हिट हुआ। स्टर्लिंग एंड विल्सन, सेंचुरी प्लाई, बालाजी अमाइंस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, महिंद्रा हॉलिडेज, रैलिस इंडिया सुमित जी की पिक। वर्लपूल यहां पर भी बढ़िया तेजी। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बजाज कंज्यूमर, IFS, PNC इंफ्रा, वी गार्ड, ब्लू डार्ट, ये सारे के सारे स्टॉक्स आपको बढ़िया तेजी दिखाते हुए गए हैं। पर उज्जीवन और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों पर था आज भारी दबाव। ICICI सिक्योरिटीज, एस्टर DM हेल्थ केयर, प्रेस्टीज और शोभा थोड़ी मुनाफा वसूली इन काउंटर्स में भी होती हुई दिख रही है। तो अनिल जी, इवेंटफुल डे टुवर्ड्स द एंड, थोड़ी सुस्त क्लोजिंग, बट 17,350 का लेवल निफ्टी ने होल्ड करा है और 36,450 होल्ड करा है बैंक निफ्टी ने सर। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए क्लोजिंग पर पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त आता हुआ। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद बिल्कुल शांत क्लोजिंग बाजारों की होती हुई दिख रही। 9 पॉइंट नीचे सेंसेक्स और बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोरी के साथ बंद हुआ, 134 पॉइंट, 20 पॉइंट नीचे निफ्टी बंद होता हुआ। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके सामने रख दें। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है साल 2022 यानी कि अगला साल, और इसकी वजह यह है कि लोगों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी देखने की पूरी उम्मीद आप करके चल सकते हैं। कोरोना से लड़ना सीख चुकी कंपनियों के लिए अच्छी खबरें हैं। कारोबार में ग्रोथ दिख रही है, मुनाफा बढ़ता हुआ दिख रहा है। HR कंसल्टेंसी फर्म एओन के सर्वे के मुताबिक 99% कंपनियां अपने कर्मचारियों को अच्छा इंक्रीमेंट और प्रमोशन देने की तैयारी में है। तो किन सेक्टर्स में आने वाली है बाहर, इंक्रीमेंट का औसत परसेंटेज कितना रहेगा और नई नौकरियां किन सेक्टर्स में आ रही है, इन सब पर आपकी खबर, आपका फायदा में जरूर देखेगा ये शो हमारे साथ शाम 5 बजे यानी कि 4:56 पर। एओएन के ह्यूमन कैपिटल सॉल्यूशंस के पार्टनर रूपंक चौधरी साहब होंगे हमारे साथ और ग्लोबल हंट के MD सुनील गोयल साहब बताएंगे 2022 कितनी खुशियां आपके लिए लेकर आने वाला है। हमारी खास पेशकश, मिलेगी नौकरी, बढ़ेगी सैलरी।
और शाम 6:30 बजे मनी गुरु। आमदनी 98, खर्चा रुपये। ये तो पुरानी कहावत है, लेकिन ये सच तब होती है जब आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, यानी कि जितने पैसे आ रहे हैं, जितने खर्च हो रहे हैं, उसमें मामला गड़बड़ है। हमारे खर्चे हमारी आमदनी से ज़्यादा हो जाते हैं और कर्जे बढ़ते चले जाते हैं, और यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैश फ्लो को कैसे मैनेज किया जाए, बचत और खर्चों का इक्वेशन कैसे बिठाएं। आज शाम 6:30 बजे मनी गुरु में यही है चर्चा का विषय। कैश फ्लो की किल्लत कैसे दूर करें, हम बताएंगे आपको। रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में बात करेंगे। भारत ने कोरोना के खिलाफ जंग तेज कर दी है और देश में लगातार रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हो रहा है। कल 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन फिर से मिला। पिछले 11 दिनों में 3 बार ऐसा हुआ है जब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीके लगे हैं। क्या देश में बढ़ती वैक्सीन की रफ्तार से कोरोना की तीसरी लहर पर हम लगाम लगा पाएंगे? और अगर इसी स्पीड से वैक्सीनेशन चला तो क्या देश की पूरी आबादी को टीका लग पाएगा? इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। टॉप स्पीड में टीका, कोरोना पड़ेगा फीका। वाह, ये अच्छी आज लाइन लिखी है। टॉप स्पीड में टीका, कोरोना पड़ेगा फीका। बढ़िया है, वेरी नाइस। इसके अलावा ढेर सारी खबरें होंगी जो आपके लिए, फिल्मों से लेकर राजनीति, कारोबार से लेकर देश दुनिया की, ये सारी खबरें रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री में मिस मत कीजिएगा। और आज शाम 6:40 पर भी एक विशेष कार्यक्रम, म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि कैसे करना है, तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के तरीके, चुनने के तरीके, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हर बुधवार को हम लाते हैं मिरेई एसेट म्यूचुअल फंड के साथ एक खास पेशकश, म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास। हम बताएंगे म्यूचुअल फंड की हर एक बारीकी आज शाम 6:40 पर, माफ कीजिएगा कल शाम 6:40 पर होगा, ये मिस मत कीजिएगा। कल का ये शो भी आज इसे हम आपको बता रहे हैं एक दिन के पूरे नोटिस के साथ। आइए, बाजार बंद हो चुके हैं, फाइनल क्लोजिंग आपके सामने आ चुकी है। पहले तो 2 लेवल नोट कर लीजिए। 17,436 ये है लाइफ टाइम हाई, 7 पॉइंट से ही सही, लेकिन निफ्टी ने बनाया है नया रिकॉर्ड। सेंसेक्स 58,509 अब तक का रिकॉर्ड था और आज का रिकॉर्ड अब नया बन चुका है 58,553। तो इंट्राडे में सेंसेक्स और निफ्टी ने लाइफ हाई बनाया है, क्लोजिंग बेसिस पर नहीं। बैंक निफ्टी 125 पॉइंट नीचे बंद हुआ है और डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ये है पूरा का पूरा एक्शन आज क्लोजिंग बेसिस पर। विदा लेने का वक्त है दिल्ली के हमारे खास महानुभावों से। सबसे पहले चोपड़ा साहब, नितिन जी, कुणाल जी और राकेश जी, चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई वाले हमारे सुमित जी, वागले साहब, जय ठक्कर साहब और विश्वेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज सिर्फ मुंबई और दिल्ली 2 टीमें पूरी बराबरी बैलेंस के साथ, 4 दिल्ली 4 मुंबई। लेकिन अगर इस बात से दिल्ली वाले बहुत खुश हो रहे हो तो कृपया खुश ना हो। 4-4 आप बराबर हैं, लेकिन मैं और दीप दोनों मुंबई से हैं, तो थोड़ा सा मुंबई का पलड़ा भारी है आज के लिए, तो ये ध्यान रखें। हाँ, आशीष जी होते हैं तो एक साथ 3-4 का काम आपके लिए कर जाते हैं, लेकिन आज के शो में है नहीं। कल वो मिलेंगे, कल फिर आप सबसे होगी मुलाकात। एंजॉय योर इवनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस का साथ देने के लिए, और कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात। मुझे दीप को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।